बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, आज जो कहानी मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ उसका उन्वान है गलत फ़हम। ये कहानी मलिक सफ़दर हयात की डायरी से माखूज़ है। कहानी स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें। शुक्रिया। चावल की फसल तैयार खड़ी थी। बाद इलाकों में इसकी कटाई का काम भी शुरू हो चुका था। वो माह अक्टूबर का वक्त था। गुलाबी जाड़े की भी आमद थी। दिन में धूप बड़ी खुशगवार महसूस होती थी और रात को हल्की फुल्की चादरें ओढ़ना पड़ती थीं। लोगों ने मौसम सरमा के इस्तकबाल के लिए लहाफों, गद्दों और दीगर गर्म कपड़ों को धूप लगाना शुरू कर दी थी। दिन में सहनों और मकानों की छतों पर बिछी चारपाइयों पर गर्म मलबूसात, ओढ़ने और बिछोने फैले दिखाई देते थे। हर मौसम के इस्तकबाल का अपना एक अलग ही रंग होता है। ऐसी ही एक खुनक सुबह को मैं तैयार होकर थाने पहुंचा तो मुझे पता चला दो बंदे काफ़ी देर से मेरे इंतज़ार में बैठे हैं। सर्द मौसम में मैं अमूमन 9 बजे तक अपनी सीट पर पहुंच जाया करता था। काफ़ी देर से इंतज़ार में बैठने ने मुझे बुरी तरह चौंका दिया। वो कौन लोग हैं? मैंने इतला देने वाले कांस्टेबल से पूछा। और वो कब थाने आए थे? मलिक साहब, वो दोनों मियाँ बीवी हैं। कांस्टेबल वजाहत करते हुए बोला। इन्हें यहाँ पहुँचे हुए आधा घंटा हो गया है। और तुम्हारी नज़र में आधा घंटा बहुत ज़्यादा देर है। मैंने घूर कर उसे देखा और पूछा, वो कहाँ से आए हैं? जी, पिपली वाला से। कांस्टेबल खुशी मोहम्मद ने जवाब दिया। ठीक है, इन्हें फ़ौरन मेरे पास भेजो। मैंने तहकमाना अंदाज में कहा। खुशी मोहम्मद ने मुझे सल्यूट किया और ये कहते हुए कमरे से निकल गया। ओके मलिक साहब। इन दिनों मैं थाना सदर में तैनात था। पिपली वाला नामी छोटा सा गांव मेरे थाने की हदूद में आता था। ताहम ये थाने से खासे फासले पर नहर की दूसरी जानिब वाक़या था। अगर वो लोग 8:30 बजे थाने पहुंचे थे तो इसका वाज़ेह मतलब यही था कि वो 7:30 बजे घर से निकले होंगे। इतनी सुबह घर से थाने आना यही जाहिर करता था कि इधर पिपली वाला में कोई बड़ी गड़बड़ हो गई थी। थोड़ी ही देर के बाद दोनों मज़कूर अफराद मेरे सामने बैठे हुए थे। औरत की उम्र 35 के करीब थी और मर्द 40 के पेटे में नजर आता था। वो सीधा साधा एक देहाती जोड़ा था। हाँ भाई, आप लोग पिपली वाला से इतनी सुबह सुबह? मैंने बारी बारी दोनों की आंखों में झांकते हुए कहा। खैरियत तो है ना? खैरियत नहीं है थानेदार साहब, मर्द ने परेशानी भरे लहजे में कहा। फिर अपना तारुफ कराते हुए बोला, मेरा नाम मंदूर है और ये मेरी घरवाली हमीदा है और हम पिपली वाला से नहीं बल्कि हिंदू चक से आए हैं। फिर थाने में पिपली वाला क्यों बताया? मैंने पूछा। बात दरअसल ये है जनाब, हमीदा वजाहत करते हुए बोली, हम जिस मसले के लिए आपके पास आए हैं इसका ताल्लुक पिपली वाला से है। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज की। अब जल्दी से ये भी बता दो कि कौन सा संगीन मसला है जिसने आप लोगों को सुबह ही सुबह घर से निकलने पर मजबूर कर दिया है। जनाब, मसला मुश्ताक का है, मंदूर बताने लगा। वो मेरा साला और हमीदा का अकलौता भाई है। वो 2-3 दिन से गायब हो गया है। गायब हो गया है? मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। क्या मतलब? थानेदार साहब, वो 2 दिन पहले तक तो पिपली वाला में मौजूद था। हमीदा ने मेरे सवाल के जवाब में बताया। कुछ पता नहीं चल रहा वो कहाँ गुम हो गया है। मुश्ताक की उम्र क्या होगी? मैंने एक अहम सवाल किया। यही कोई 27-28 साल, उसने बताया। माशाल्लाह, शादीशुदा है। शादीशुदा है, मैंने जेरे लब दोहराया। फिर पूछा, इसकी बीवी कहाँ है? वो इधर पिपली वाला में अपने घर में है जी, हमीदा ने बताया। इसकी बीवी इस बारे में क्या कहती है? जरीना मुकम्मल तौर पर अपनी लाइल्मी का इजहार कर रही है, मंदूर ने बताया। हमने मुश्ताक के बारे में सबसे पहले इसी से पूछगछ की थी लेकिन उसे तो कुछ पता ही नहीं। इसके मुताबिक 2 रोज पहले मुश्ताक हस्बे मामूल अपनी दुकान पर गया मगर शाम में वापस नहीं आया। वो खुद बहुत परेशान बैठी है जनाब। पिपली वाला और हिंदू चक एक दूसरे से लगे हुए गांव थे। दोनों के बीच में चंद खेत थे और बस। ये गांव कच्चा ऐमन आबाद रोड पर वाक़या था। मेरे पल्ले अभी तक कुछ नहीं पड़ा था, लिहाजा मजीद सवालात का सहारा लेना पड़ा। मुश्ताक किस चीज़ की दुकान करता था? परचून की जनाब, हमीदा ने बताया। इसकी दुकान पिपली वाला ही में है। मैं कल अपने भाई से मिलने जब इसके घर पहुंची तो जरीना ने मुझे बताया कि मुश्ताक अचानक कहीं गायब हो गया है। फिर मैंने बारी बारी इनके चेहरों के तासुरात का जायजा लेते हुए इस्तफसार किया, तुम लोगों ने अपने तौर पर मुश्ताक को ढूंढने की कोशिश नहीं की? जनाब, जहाँ तक हमारी पहुंच थी हमने उसे हर जगह तलाश कर लिया है। हमीदा एक अफसरदा सांस खारिज करते हुए बोली।
लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिला। रात को मंदूर ने मुझसे कहा कि हमें थाने जाकर मुश्ताक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देना चाहिए, और हम सुबह ही सुबह आपके पास पहुंच गए हैं। मुश्ताक की परचून की दुकान घर ही में थी या घर से कुछ दूर? एक फौरी ख्याल के तहत मैंने पूछ लिया। दुकान घर से थोड़े फासले पर है थानेदार साहब, मंदूर वजाहत करते हुए बोला। वह हस्बे मामूल घर से दुकान की तरफ ही गया था, लेकिन रात को घर नहीं पहुंचा। इसकी दुकान की क्या पोजीशन है? मैंने पूछा। जब रात को मुश्ताक घर नहीं आया तो क्या इसकी बीवी ने दुकान पर जाकर देखा था? जी हाँ, देखा था, वो असावत में गर्दन हिलाते हुए बोली। दुकान तो बंद पड़ी थी। जब इधर उधर के लोगों से पूछा गया तो पता चला कि मुश्ताक ने सुबह से दुकान खोली ही नहीं। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। इससे तो यही जाहिर होता है कि वो वकुए के रोज घर से निकला और दुकान का रुख किए बगैर ही वो कहीं और निकल गया, या फिर। मैंने सनसनीखेज अंदाज में तवक्कुफ किया, फिर ससराते हुए लहजे में कहा, या फिर किसी ने उसे गायब कर दिया। गायब कर दिया है? क्या मतलब जी? मंदूर ने चौंक कर मेरी जानिब देखा। मतलब साफ जाहिर है। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, अगर वो अपनी मर्जी से कहीं नहीं गया तो फिर किसी ने उसे गायब कर दिया होगा। अब आप लोग मुझे बताओगे कि इसकी किसी के साथ दुश्मनी वगैरह तो नहीं थी? ना जी, बिल्कुल नहीं, हमीदा जल्दी से बोली। मुश्ताक तो बड़ा ही भले मानस और अपने काम से काम रखने वाला इंसान है जनाब। हमीदा बिल्कुल ठीक कह रही है थानेदार साहब, मंदूर अपनी बीवी के तायद करते हुए बोला। मुश्ताक बहुत ही सीधा साधा बंदा है जनाब, आज तक इसका किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। मैं तो अक्सर उसे अल्लाह मियाँ की गाय कहा करता था। तो फिर ये फर्ज कर लेते हैं कि वो घर से दुकान जाने के लिए निकला और रास्ते में किसी हवाई या नारी मखलूक ने उसे अगवा कर लिया। मैंने नींद तंदिया लहजे में कहा। क्या वाकई थानेदार साहब? हमीदा आंखें फैलाते हुए बोली। तो फिर और क्या वजह हो सकती है मुश्ताक की गुमशुदगी की? मैंने बारी बारी इन मियाँ बीवी की आंखों में देखते हुए कहा। वो अपनी मर्जी से कहीं नहीं गया। इसका कोई ऐसा दुश्मन नहीं जो इसे गायब कर दे। इसे ना तो जमीन ने निगला और ना ही आसमान ने खाने की कोशिश की। अब आ जाकर वो सबब बाकी रह जाता है जिसका मैंने आप लोगों से जिक्र किया है जनाब। हमीदा सरसराती हुई आवाज में बोली। मेरा ध्यान एक खास तरफ जा रहा है। कौन सी खास तरफ? मैंने पूछा। ये हो सकता है कि मुश्ताक अपनी मर्जी से कहीं निकल गया हो। तुम्हारे इस अंदाजे का सबब क्या है? वो क्या है ना जी, हमीदा वजाहत करते हुए बोली। मुश्ताक की अपनी बीवी जरीना से ज्यादा नहीं बनती। इनमें अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता है। इनकी शादी को 5 साल हो गए हैं, मगर अभी तक इनके दिल और जहन आपस में नहीं मिल सके। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोली। मैं ये सोच रही हूँ कि कहीं मियाँ बीवी में कोई शदीद झड़प ना हो गई हो और मुश्ताक जरीना से नाराज होकर कहीं निकल गया हो। इन लोगों के बच्चे कितने हैं? मैंने सवाल किया। कोई नहीं जी, हमीदा की मायूसी में डूबी हुई आवाज उभरी। 5 साल शादी को हो गए, अभी तक कोई औलाद नहीं। मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा भी चलता रहता है। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। फिर हमीदा से पूछा, क्या तुमने अपनी भाभी से इस बारे में पूछा था? किस बारे में जी? वो उलझन ज़्यादा नजर से मुझे तकने लगी। यही कि जिस सुबह मुश्ताक गायब हुआ था, इससे पिछली रात इन दोनों में कोई संगीन झगड़ा तो नहीं हुआ था? मैंने अपनी बात की वजाहत कर दी। नहीं जी, मैंने जरीना से ऐसा कोई सवाल नहीं किया। ठीक है, तुमने नहीं किया तो मैं करूंगा, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। फिर बारी बारी दोनों मियाँ बीवी के चेहरों का जायजा लेते हुए इजाफा किया। इसके अलावा तुम लोगों को कोई खास और बात पता हो तो मुझे बताओ। इनकी मालूमात के खजाने खाली हो चुके थे, लिहाजा वो बेबसी से एक दूसरे को देखकर नफी में गर्दन हिलाकर रह गए। हासिलशुदा मालूमात के मुताबिक मुश्ताक 10 अक्टूबर की सुबह घर से दुकान जाने के लिए निकला था और इसके बाद किसी ने उसे कहीं नहीं देखा था। आज 13 अक्टूबर की तारीख थी। बादियों नज़र में ये कोई सनसनीखेज और इमरजेंसी केस दिखाई नहीं देता था। मेरा ज़ाती ख्याल भी यही था कि इसकी अपनी बीवी से ज़बरदस्त किस्म की मुँहमारी हो गई होगी और वो अल्लाह मियाँ की गाय जिधर मुँह उठा उधर ही निकल गया होगा। ठीक है, मैंने इन मियाँ बीवी की तरफ देखते हुए तसल्ली भरे लहजे में कहा। तुम लोग वापस पिपली वाला जाओ और इधर मुश्ताक के घर ही में रुको। मैं थोड़ी देर के बाद वहां पहुंच रहा हूं। परेशान होने की जरूरत नहीं, मुश्ताक मिल जाएगा। वो मेरा शुक्रिया अदा करके थाने से रुखसत हो गए। मैंने मंदूर और इसकी बीवी को थोड़ी देर बाद आने का कहकर थाने से रवाना कर दिया था, लेकिन ये थोड़ी देर दोपहर में कहीं जाकर हुआ कुछ यूं था कि इनके जाते ही एक सनसनीखेज केस आ गया था।
दो ग्रुपों में जबरदस्त मारामारी हो गई थी। मेरे थाने के नजदीक ही वैगनों का एक अड्डा था। वहां से चलने वाली वैगनें दो ग्रुप्स की थी जो सियासी तौर पर एक दूसरे के हरीफ भी थे। पहले वैगन भरने की बहस और तकरार में कुछ ज्यादा ही गर्मा गर्मी हो गई, जिसके नतीजे में 8-10 जख्मी अफराद को थाने लाया गया था। कुछ ही देर के बाद इनके सरपरस्त भी थाने पहुंच गए और तवील कचहरी शुरू हो गई। दोनों पार्टियों का मौक़िफ़ यही था कि वो हक पर हैं और दूसरे ने इनके साथ ज्यादती की है। मैंने दोनों पार्टियों को फर्दन फर्दन सुना। इनके बहुत ज्यादा जोशीले और मारा मारी करने वाले बंदों को हवालात में बंद किया, शदीद जख्मी अफराद को अस्पताल भिजवाया और बाकी को ये कहकर जाने की इजाजत दे दी कि अब इस मसले को कल देखेंगे। मैं दरअसल हवालातियों से तफ्तीश करना चाहता था ताकि पता चलता कि वो कितने पानी में हैं। इससे इनके सरपरस्तों को भी नसीहत हो जाती कि वो चाहे कितनी भी ऊंची ऊंची बातें करने वाले क्यों न हों, मैं इनके बंदों को कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए थाने में बंद कर सकता हूं। मेरा थाना मेन रोड पर था। मैंने कांस्टेबल इमरान अली को साथ लिया और एक तांगे में बैठकर पिपलीवाला की जानिब रवाना हो गया। मेन रोड पर थाने से थोड़ा जनूब की सिमत फासला तय करें तो वहां से बाएं जानिब एक कच्चा रास्ता निकलता था जो कच्चा अहमदाबाद रोड कहलाता था, जो सीधा अहमदाबाद तक जाता था। वैसे मेन रोड से भी अहमदाबाद जाया जा सकता था। मेन रोड बाद में बना था, जबकि कच्चा अहमदाबाद रोड क़याम पाकिस्तान से बहुत पहले से मौजूद था। इस जमाने में लोग घोड़ों पर सवार होकर इस रास्ते पर सफर किया करते थे। हमारा तांगा मेन रोड से कच्चे रास्ते पर आया, फिर रेलवे लाइन क्रॉस करके कन्हैया लाल बाग के अंदर से गुजरते हुए वो पिपलीवाला की जानिब बढ़ने लगा। रास्ते के दोनों तरफ खेतों में चावल की फसल दिखाई देती थी। अमरूदों के बाग के पास से गुजरकर हम नहर पर पहुंच गए। ये नहर अपर चनाब के नाम से मशहूर है। नहर की दूसरी जानिब मौदा पिपलीवाला आबाद था। हम सहपहर के वक्त पिपलीवाला में थे। मुश्ताक परचून फरोश का घर तलाश करने में हमें किसी दिक्कत का सामना नहीं हुआ था। गांव बड़ा हो या छोटा, पुलिस की आमद से खलबली सी मच जाती है। यही हाल इस वक्त पिपलीवाला का भी था। मेरी हिदायत के मुताबिक हमीदा और मंदूर मुश्ताक के घर के अंदर मौजूद थे। इनके अलावा भी वहां बहुत से लोग भरे हुए थे जो खैर खबर लेने आए थे। अब ये बात छुपी नहीं रही थी कि मुश्ताक पिछले 3 दिन से गायब था और ये भी कि इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई जा चुकी है। मैंने वहां पहुंचते ही तमाम गैर मुतल्लका अफराद को घर से बाहर निकाल दिया। अब सिर्फ 3 अफराद बाकी रह गए थे, यानी मंदूर, इसकी बीवी हमीदा और जरीना। मैंने जरीना की तरफ रुख करने से पहले मंदूर से पूछा, क्यों भाई, कोई नई बात सामने आई? नहीं जी, कुछ भी नहीं, वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला। सब जूं का तू है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुश्ताक गया तो गया कहाँ। मैंने बगौर जरीना का जायजा लिया। वो एक निहायत ही हसीन व जमील और शादाब औरत थी। इसकी दिलकशी और जाज़बियत में कोई कलाम नहीं था। ऐसी खूबसूरत औरतें बहुत कम मेरी निगाह से गुजरी थीं। जरीना की उम्र 25 साल के करीब रही होगी। इसकी आंखों और चेहरे के तासुरात को देखकर यह महसूस नहीं होता था कि इसे अपने शोहर की गुमशुदगी का कुछ ज्यादा गम हो। ये बात जहन में चुभने वाली थी। बहरहाल किसी के दिल का हाल जानना तो मुमकिन नहीं। इसका इंटरव्यू करने के बाद ही पता चल सकता था कि वो किस कैफियत में है। मैंने मंजूर और इसकी बीवी हमीदा की तरफ देखते हुए कहा, मैं जरीना से तन्हाई में चंद बातें करना चाहता हूँ। जी जरूर, मंजूर ने जल्दी से कहा। हम इधर कमरे में चले जाते हैं। इस वक्त हम घर के सहन में बैठे हुए थे। मेरे असाबत में गर्दन हिलाने के बाद मंजूर और इसकी बीवी घर के अंदरूनी कमरे की सेमत बढ़ गए। वो 2 कमरों और वसी सहन पर मुश्तमिल एक दरमियाने दर्जे का घर था। सहन में अमरूद और अनार के पेड़ लगे हुए थे। मैं जिन लम्हात में घर का जायजा ले रहा था, इस दौरान में जरीना गाहे बगाहे चोर नजर से मुझे देखी चली जा रही थी। इसकी इस इज़तरारी हरकत ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया और मैं बराह रास्त इसकी जानिब मुतवज्जा हो गया हूँ। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, जरीना, मेरी दिली हमदर्दी तुम्हारे साथ है और मैं यही कोशिश करूंगा कि जल्द अज जल्द तुम्हारे शोहर को ढूंढ निकालूं। लेकिन मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा तो वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे तकने लगी। फिर इसके होंठ थरथराए। लेकिन क्या जी? लेकिन ये कि इसके लिए तुम्हें मुझसे भरपूर ताउन करना पड़ेगा। जी मैं ताउन करूंगी, वो ठहरे हुए लहजे में बोली। तुम्हें कुछ अंदाजा है कि मुश्ताक कहाँ गया होगा? मैंने सवालात का सिलसिला शुरू कर दिया। नहीं जी, मुझे कुछ अंदाजा नहीं, वो 2 टोक अंदाज में बोली। क्या वो इससे पहले भी यूं चुपचाप गायब होता रहा है? नहीं जनाब,
इसके यार बेली या दूसरे रिश्तेदार कहाँ कहाँ रहते हैं? इसकी सिर्फ एक यही बहन है, हमीदा। इसने जवाब दिया, और कोई अजीज रिश्तेदार नहीं, और जहां तक यार दोस्तों का ताल्लुक है तो ये काम इसने कभी करने की जरूरत ही महसूस नहीं की थी। कौन सा काम? मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। दोस्त बनाने का काम जी, और दुश्मन बनाने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये काम इसके बस का नहीं था। वो नीम तंदिया अंदाज में बोली, दुश्मनियां पालने के लिए बड़े दिल गुर्दे और जिगर की जरूरत होती है थानेदार साहब। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो जरीना, मैंने ताईदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। फिर पूछा, तो तुम्हारे ख्याल में मुश्ताक के अंदर दिल गुर्दा नहीं था? मैंने हिम्मत और जुर्रत की बात की थी। वो जल्दी से वजाहत करते हुए बोली, मुश्ताक इंतहाई बुज़दिल और कम हिम्मत आदमी है। मैंने जाहिर है मुश्ताक को देखा नहीं था, लेकिन इसकी बहन हमीदा को देखकर ये अंदाजा जरूर कायम कर सकता था कि वो किस वजह कता और हुलिये का होगा। हमीदा गंदमी रंगत की मालिक एक कमरो देहातन थी। मैंने जरीना की मुतवक्का दुखती रग पर उंगली रखते हुए कहा, जरीना, जबकि मुश्ताक के मुकाबले में तुम खासी बहादुर और जुर्रत वाली हो। जी ये बात तो है, वो खुश होते हुए बोली। जिन औरतों के शौहर अचानक गुम हो जाते हैं, इनके चेहरे के तासुरात और दिली कैफियत में एक खास नौयत का हुस्न व मलाल पाया जाता है, लेकिन ये बात जरीना की किसी अदा से झलकती नजर नहीं आती थी, और यही नुक्ता मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता था। या तो वो शौहर की गुमशुदगी को कोई अहमियत नहीं दे रही थी, और या फिर वो इससे शदीद नफरत करती थी। मुझे पता चला है तुम्हारी शादी जबरदस्ती मुश्ताक से कर दी गई थी। मैंने इसे एक और पहलू से टटोलने की कोशिश की। आपको बिल्कुल ठीक पता चला है, वो बेजारी से बोली। अम्मा को मरने की जल्दी थी, और इनकी ये जिद भी थी कि मरने से पहले मुझे डोली में बैठा हुआ देखेगी। बस यहाँ तक पहुँचने के बाद इसने एक अफसुर्दा सी सांस खारिज की और बात मुकम्मल करते हुए बोली, इस तरह मुश्ताक से मेरी शादी हो गई। 5 साल से इस शख्स को भुगत रही हूँ। मेरे इल्म में ये बात भी आई है कि आप दोनों का अक्सर लड़ाई झगड़ा भी होता रहता था। मैंने जरीना को घिसने का अमल जारी रखते हुए कहा, जी हाँ, अब तो मैं इसकी आदी हो चुकी थी। वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोली, ज्यादातर किस बात पर झगड़ा हुआ करता था? इसकी हिमाकतों पर। वो जहरीले लहजे में बोली, अगर वो सारा दिन परचून की दुकान में बैठकर मेरे लिए और अपने लिए रोजी रोटी कमाता था तो इसमें एहसान वाली कौन सी बात थी? ये तो इसका फर्ज था। मैं भी तो दिन भर घर के हजारों काम करती थी। रात को घर आकर वो भी टांगे दबाने का मुतालबा करता था, और कभी पांव दबाने का, या फिर फरमाइश करता था कि मैं इसके सर में तेल की मालिश करूं। इसको तो शुक्र करना चाहिए था कि मुझ जैसी खूबसूरत बीवी इसके हिस्से में आई थी, वरना कोई भंगन भी इससे शादी के लिए तैयार ना होती। मैंने गहरी नजर से इसकी तरफ देखा। अब ये बात कुछ कुछ मेरी समझ में आने लगी थी कि जरीना को अपने शौहर की गुमशुदगी का ज्यादा दुख क्यों नहीं था। इन मियाँ बीवी के बीच किसी किस्म की कोई अंडरस्टैंडिंग थी ही नहीं, बस वो गुजारा कर रहे थे। एक बात ये भी खुलकर सामने आ गई कि मुश्ताक शक्ल सूरत के लिहाज से बस एम सा ही रहा होगा, जबकि जरीना मेरे सामने थी। इसके हुस्न की मैं तारीफ कर चुका हूँ। क्या इस रात भी तुम्हारे दरमियान किसी किस्म का झगड़ा हुआ था, जिसकी अगली सुबह मुश्ताक चुपचाप गायब हो गया? मैंने टटोलने वाले अंदाज में कहा, जी झगड़ा तो रोज ही होता था। वो उकताहट आमेज अंदाज में बोली, किसी एक रात का ये मामला नहीं। मैं ये बात इस हवाले से पूछ रहा हूँ कि कहीं वो तुम्हारी किसी सख्त बात पर नाराज होकर तो कहीं नहीं चला गया। वो मुझसे लड़ाई झगड़ा जरूर करता था, लेकिन वो मुझसे नाराज होने या छोड़कर चले जाने का तस्वर भी नहीं कर सकता। वो बड़े फख्र से बोली, इस बात का इसे भी अच्छी तरह एहसास है कि मुझ जैसी हसीन बीवी उसे मिल नहीं सकती। जरीना के फख्र को चैलेंज नहीं किया जा सकता था। मैंने इसे दीगर मुख्तलिफ दावियों से टटोला, मगर कोई अहम बात मालूम ना हो सकी। ये केस एक मामले की सूरत इख्तियार कर गया था। मुश्ताक का कोई दुश्मन नहीं था जो ये सोचा जाता कि किसी ने इसकी जान ले ली होगी। कोई दोस्त या अजीज रिश्तेदार भी नहीं था जो ये ख्याल कर लिया जाता कि वो खामोशी से इनमें से किसी से मिलने चला गया होगा। मुश्ताक की गुमशुदगी में बड़ी पुरअसरारियत थी, और फिलहाल तो यही नजर आ रहा था कि जरीना इस सिलसिले में मेरी कोई मदद करने की पोजीशन में नहीं थी। मैंने जाते जाते इससे पूछ लिया, एक जाती सा सवाल है जरीना, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो करूं? जरूर पूछें जी, वो जल्दी से बोली। आप तो मेरे खैर खा हैं, मैं भला आपको क्यों नहीं बताऊंगी। आप लोगों की शादी को 5 साल का अरसा गुजर गया है। मैंने इसकी पुरकशिश आंखों में झांकते हुए कहा, लेकिन अभी तक आप लोगों का कोई बच्चा भी नहीं है।
क्या ये कुदरत की तरफ से है या तुम लोग कोई खास किस्म की एहतियात कर रहे हो? पहले तो मैं यही समझती थी कि कुदरत ही की तरफ से वैर है। वो एक बोझल सांस खारिज करते हुए बोली, लेकिन कुछ अरसा पहले इस महरूमी की वजह पता चल गई है। क्या मतलब? मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। लगभग 1 माह पहले हम दोनों शाहजी के पास गए थे। वो बड़ी संजीदगी से बताने लगी। शाहजी ने हिसाब किताब लगाया और बड़े वसूख से कह दिया कि ये 2 तरफा मामला है। 2 तरफा मामला? जी थानेदार साहब, वो असाबत में गर्दन हिलाते हुए बोली। एक तो उन्होंने बंदिश बताई थी और दूसरा ये कि मुश्ताक के अंदर कोई खास किस्म की कमजोरी है। कैसी बंदिश? मैं पूछे बिना ना रह सका। औलाद की बंदिश, इसने जवाब दिया। उन्होंने ये नहीं बताया कि इस बंदिश के पीछे किसका हाथ है। मैंने दिलचस्पी लेते हुए सवाल किया। नाम तो नहीं बताया जी, वो बदस्तूर संजीदा लहजे में बोली। लेकिन शाहजी ने जो इशारे दिए हैं, ये हमीदा इन पर पूरी बैठती है। बात खत्म करके वो नफरत भरी नजर से इस कमरे की तरफ देखने लगी जहां मंजूर और उसकी बीवी हमीदा मौजूद थे। मुझे तो शक है वो इस वक्त भी अंदर कोई कार्रवाई कर रही होगी। एक बात मेरी समझ में नहीं आई जरीना, मैंने इसके शक को नजरअंदाज करते हुए उलझन ज़दा अंदाज में कहा। मुश्ताक तो हमीदा का सगा और इकलौता भाई है, वो इसके लिए औलाद की बंदिश क्यों कराएगी? ये एक लंबी कहानी है थानेदार साहब। वो एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोली। पता नहीं आपको मेरी बात का यकीन भी आएगा या नहीं। कहानी चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, मैं सुन लूंगा, मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। और इस बात का फैसला मैं तुम्हारी कहानी सुनने के बाद करूंगा कि मुझे इस पर यकीन करना चाहिए या नहीं, लिहाजा तुम पहली फुर्सत में शुरू हो जाओ। इसने मुख्तलिफ दावियों से अपने और हमीदा के खानदानी हालात बयान करने के बाद बिल्कुल आखिर में कहा। थानेदार जी, बात दरअसल ये है कि हमीदा बहुत ही कमीनी और साजिशी औरत है। ये अपने घर वाले की छोटी बहन समीना से मुश्ताक की शादी करवाना चाहती थी। समीना वाजबी सी शक्ल सूरत की मालिक है, जबकि मुश्ताक मुझ पर रिझा हुआ था। इस तरह जब मेरी और मुश्ताक की शादी हो गई तो इससे हमीदा को शदीद सदमा हुआ। बस इसी दिन से ये हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी है, मेरे खिलाफ उल्टी सीधी बातें करती रहती है। वो रूहान सी हो गई। मसलन कैसी उल्टी सीधी बातें? मैंने हमदर्दी भरे लहजे में पूछा। ऐसी ऐसी बातें जिनको सुनकर मुश्ताक मुझे तलाक दे दे, वो भर्राई हुई आवाज में बोली। कभी वो मुझे सखी मोची के लड़के खुशिया के साथ बदनाम करने की कोशिश करती है, तो कभी दीनू कुम्हार के लड़के मुनीरू के साथ, और जब किसी भी तरह इसकी दाल नहीं गली तो इसने बंदिश करवा दी है। मुझे शक है। लम्हाती तवक्कुफ करके इसने एक बोझल सांस खारिज की, फिर गहरी संजीदगी से इजाफा करते हुए बोली। ये जो मुश्ताक दिन रात मुझसे लड़ाई झगड़ा करता रहता है, ये भी हमीदा की पट्टियों ही का नतीजा है। मैंने बड़ी तवज्जो से जरीना की बात सुनी। बंदिश वाले मामले को तो मैंने खराफात के खाते में डाला, अलबत्ता खुशिया और मुनीरों के नामों ने इस केस में मेरी दिलचस्पी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। मैं चूंकि जरीना के मौक़िफ़ से आगाह हो चुका था, लिहाजा मैंने मुख्तलिफ दाविये से सवाल किया। ये खुशिया और मुनीरू भी पिपली वाला ही में रहते हैं? जी, इसने असाबत में गर्दन हिलाई। वो 2-3 गलियां छोड़कर इधर ही रहते हैं। ठीक है जरीना, मैंने इसके दिल की बात की, तुम फिक्र नहीं करो। मैं इस मामले की पूरी तहकीक करूंगा। अगर तुम्हारी नंद हमीदा गलत साबित हुई तो मैं इसे थाने में बंद कर दूंगा और ऐसी कड़ी सजा दूंगा कि वह आइंदा कभी तुम्हारी तरफ मैली नजर से नहीं देखेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके चेहरे और आंखों में एक इत्मीनान भरी खुशी की लहर दौड़ गई। मैं शाहजी को भी एक लम्हे के लिए नहीं भूला था। मैंने गैर महसूस अंदाज में इसे घिसने की कोशिश की। जरीना, ये तो बताओ शाहजी क्या शय हैं? ये शय नहीं है जनाब, वो उलझन ज़दा अंदाज में मुझे देखते हुए बोली। शाहजी अल्लाह वाले और बहुत ही पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। शाहजी के लिए जरीना की अकीदत एक लम्हे में उभर कर सामने आ गई थी। ये ऐसा मौका नहीं था कि मैं जरीना को अपने नजरियात से कायल करने के लिए कोई मनाजरा शुरू कर देता। चुनाचा मैंने निहायत ही मोहतात अल्फाज में कहा, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि वो कहाँ तक पहुंचे हुए हैं, मतलब ये कि वो कहाँ पाए जाते हैं। आपने ये नहर देखी है ना? हाँ देखी है। मैंने असाबत में गर्दन हिलाई। इसी नहर के ऊपर से गुजरकर तो हम पीपल वाला में दाखिल हुए हैं। बस जी इसी नहर के किनारे पीपली वाला की तरफ इनका आस्थाना है, उसने बताया। लोग दूर दूर से अपने मसले लेकर इनके पास आते हैं और मुरादों की झोलियां भर के जाते हैं। आप लोग भी 1 माह पहले शाहजी के पास गए थे अपने मन की मुराद लेकर, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा।
और शाहजी ने तुम्हें बंदिश और मुश्ताक को मखसूस किस्म की कमजोरी बताई थी। जी हाँ। इसने जल्दी से असाबत में गर्दन हिला दी। क्या आप लोगों को शाहजी ने कोई इलाज भी बताया था? मैंने पूछा। जी, उन्होंने दोनों के इलाज की बात की थी। उसने बताया, वो कह रहे थे मुश्ताक को कोई खास कुश्ता बना कर देंगे। 1 माह तक इस कुश्ते के इस्तेमाल से मुश्ताक की सारी कमजोरी जाती रहेगी और वो एक भरपूर मर्द बन जाएगा। वो थोड़ी देर के लिए रुकी, फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बोली, मुझ पर उन्होंने दम करने को कहा था। इनका हुक्म था कि मैं 7 दिन तक निहायत ही पाबंदी के साथ इनके आस्थाने पर आऊं। वो हर रोज मुझ पर कोई खास अमल करेंगे जिससे बंदिश की काट हो जाएगी और सारे मामलात सीधे हो जाएंगे। उन्होंने ये हिदायत भी की थी कि जब तक इलाज जारी रहेगा हमें परहेज करना होगा। मैं कोई नन्हा बच्चा नहीं था जो लफ्ज परहेज की मानवियत से लाबल्द होता। जरीना के इस्तफसार के जवाब में मैंने असाबत में गर्दन हिलाई और पूछा, तो फिर आप मियाँ बीवी ने शाहजी का इलाज शुरू किया? कहाँ जी, मुश्ताक ने बड़ी गड़बड़ कर दी थी। वो बेजारी से बोली। कैसी गड़बड़? मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। वहां शाहजी के पास तो ये नामाकूल हाँ हाँ करता रहा था और घर में दाखिल होते ही इसने आसमान सर पर उठा लिया। वो चेहरे पर नागवारी के तासरात सजाते हुए बोली, कहने लगा, मेरे अंदर कोई कमजोरी नहीं, मैं शाहजी का कुश्ता नहीं खाऊंगा और ना ही तुम्हें किसी दम वगैरह के लिए इनके आस्थाने पर जाने दूंगा। बस खामोश होकर घर में बैठी रहो। अगर अल्लाह ने किस्मत में औलाद लिखी है तो जरूर होगी। इसकी इस जाहिलाना सोच का मैं मुकाबला न कर सकी और अपने नसीब को रो धोकर चुप हो गई। फिर इसने उम्मीद भरे अंदाज में मेरी तरफ देखते हुए इजाफा किया, थानेदार जी, मुझे तो लगता है हमीदा ने मुश्ताक पर भी कोई काला पीला कर रखा है। आपका क्या ख्याल है? हमारा ये अलमिया है कि हम दीन से दूरी के बायस जहालत के तारीख गारों में बेमहार दौड़े चले जा रहे हैं। हमारे मुआशरे में अगर कोई शख्स सच्ची और खरी बात कह दे तो उसे उल्लू का पट्टा समझा जाता है। लोग दीवाना समझकर इस पर चढ़ दौड़ते हैं। यही सब मुश्ताक के साथ भी हुआ था। बहरहाल जरीना ने मुझसे मेरा ख्याल जाना था, लिहाजा इसकी तशफी भी जरूरी थी। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, जरीना तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मैं 2-3 दिन में तहकीक मुकम्मल कर लूंगा। इसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। इसने मेरा शुक्रिया अदा किया और मैं उठकर खड़ा हो गया। इस मुलाकात में मैंने जरीना को बावर करा दिया था कि मेरी सारी हमदर्दियां उसी के साथ हैं। ये इसलिए भी जरूरी था ताकि वो मुझसे छोटी सी छोटी बात भी छुपाने की कोशिश ना करे। हमीदा और मंजूर भी मेरे साथ ही जरीना के घर से बाहर निकल आए थे। जब हम तांगे के नजदीक पहुंचे तो हमीदा ने पूछा, कुछ बताया है जी उसने? उसका इशारा जरीना की जानिब था। बताया तो बहुत कुछ है मगर इसमें मुश्ताक के बारे में कुछ नहीं। मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा, बल्कि इसने हर बुराई की जड़ तुम्हें करार दिया है। मुझे? हमीदा ऐसे उछली जैसे किसी जहरीले बिच्छू ने इसे डंक मार दिया हो। मैंने इसकी कौन सी गाय भैंस चोरी कर ली है? ये एक दिलचस्प और तवील किस्सा है, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। इस पर कल बात करेंगे। और हाँ, एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने इजाफा करते हुए कहा, कल मैं किसी वक्त आप दोनों को थाने बुलाऊंगा। आपने पिपली वाला से गुजरते हुए खुद को बहुत परेशान जाहिर करना है, जैसे थानेदार ने आपको किसी जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है। मगर ऐसा क्यों? मंजूर ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। इसकी क्या जरूरत है? इस ड्रामे की अशद जरूरत है, मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। फिर इसके इत्मीनान की खातिर कह दिया, जरीना की बातों से मुझे कुछ ऐसे इशारे मिले हैं जिनसे इसके घरवाले की गुमशुदगी का मसला हल किया जा सकता है। ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है। तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। शाम से पहले तुम दोनों अपने घर में होगे। इनके चेहरे तो यही बता रहे थे कि मेरी बात इनके पल्ले नहीं पड़ी। ताहम मंजूर ने बड़ी फर्मा बरदारी से कहा, ठीक है थानेदार साहब, आपका जो हुक्म। मैं कांस्टेबल के साथ तांगे में बैठा और थाने की जानिब रवाना हो गया। मगरिब की अजान रास्ते ही में हो गई थी। जब हम थाना सदर पहुंचे तो चारों तरफ अंधेरा छा चुका था। रात को जब मैं सोने के लिए लेटा तो मुश्ताक की पुरस्रार गुमशुदगी वाला वाकया भी मेरे जहन में था। अगर मुश्ताक और जरीना की आपस में बनती नहीं थी तो इसमें हैरत वाली कोई बात नहीं थी। अमूमन 1 से 2% मियाँ बीवी ही की आपस में बनती है। ये अलग बात है कि अक्सर लोग अंदरूनी हालात का बाहर जिक्र नहीं करते और सब अच्छा है का ढंढोरा पीटते रहते हैं। ये रिश्ता ही ऐसा है कि कोई भी दूसरे की बरतरी मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि हर दूसरा खुद को ही बरतर समझता है। जबकि खुशगवार और देर पा ताल्लुकात के लिए तस्लीम रजा बहुत जरूरी है। या किसी को अपना बना लें या फिर किसी के हो जाएं। मैं समझता हूँ मुश्ताक जरीना से होने वाले लड़ाई झगड़े के बायस कहीं नहीं गया होगा।
सरेदस्त जो हालात सामने थे, इनकी रोशनी में यही नजर आता था कि मुश्ताक को गायब कर दिया गया था। इसे किसने गायब किया था? ये एक सनसनीखेज और अहम सवाल था जिसका जवाब मुझे तलाश करना था। मैंने इस नुक्ते पर गौर किया तो मेरी निगाह के सामने एक रास्ता सा खुल गया जिस पर लिखा हुआ था कि मुश्ताक को गायब करने वाला इसका दुश्मन होगा। अब तक की हासिल शुदा मालूमात के मुताबिक दूर और नजदीक मुश्ताक का कोई दुश्मन दिखाई नहीं देता था, मगर मैं इससे इत्तेफाक नहीं कर सकता था। मैंने हत्तुल इम्कान निगाह दौड़ाई तो इसके दो दुश्मनों को तलाश करने में कामयाब हो गया, मतलब दो पार्टियों को। एक पार्टी दो अफराद पर मुश्तमिल थी, यानी सखी मोची का बेटा खुशिया और दीनू कुम्हार का बेटा मुनीरू। जरीना ने मुझे बताया था कि इसकी नंद हमीदा इन दोनों लड़कों के साथ मंसूब करके इसकी इज्जत खराब करने की कोशिश करती रहती है। ऐन मुमकिन था कि हमीदा इस सिलसिले में मुश्ताक के कान भी भरती हो और कभी मुश्ताक की इन दोनों से या इनमें से किसी एक से तल्ख कलामी हो गई हो। मुश्ताक एक हसीन व जमील और पुरकशिश बीवी का शौहर था और खुद वाजबी सी शक्ल और सूरत का मालिक। ऐसे केसों में शौहर बहुत ज्यादा शक्की और जूद रंज हो जाता है। हर वो शख्स जिसकी गलती से भी इसकी खूबसूरत बीवी पर नजर पड़ जाए, इसके बारे में वो यही सोचता है कि इसकी बीवी के साथ कोई चक्कर चल रहा है। ऐसे शौहर अंदर ही अंदर कुटते रहते हैं और आए दिन इनके लोगों के साथ लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं। इस तनाजर में मैं खुशिया और मुनीरों में से कोई भी मुश्ताक का मुतवक्के दुश्मन हो सकता था। लिहाजा मैंने अगली ही सुबह इन्हें पूछगछ के लिए थाने बुलाने का फैसला कर लिया ताकि पता तो चले ये नौजवान किस मिजाज के लोग हैं। मुश्ताक का दूसरा मुतवक्का दुश्मन शाजी भी हो सकता था। जरीना के मुताबिक शाजी इनकी बेऔलादी के असबाब का सुराग लगाने के बाद इनके लिए अलग अलग इलाज भी तजवीज़ कर दिया था, लेकिन मुश्ताक ने इंतहाई सरकशी और नाफरमानी का मुजाहरा करते हुए शाजी की सलाह को अपने कदमों तले रौंद डाला था। ये कैसे मुमकिन था कि मुश्ताक के इस गुस्ताखाना रवैये की शाजी को खबर ना हुई हो? जरीना ने बड़ी अकीदत और एहतराम से मुझे बताया था कि शाजी बहुत पहुंचे हुए और करने वाले बुजुर्ग हैं। ऐन मुमकिन था शाजी ने बदतमीज और बेअदब मुश्ताक को अपनी करनी के जोर पर कहीं बहुत ऊपर पहुंचा दिया हो। मेरा साबिक पेशा वराना तजर्बा तो यही बताता था कि इस नौइयत के आस्ताना नशीन जलाली बाबाओं से हर किस्म की तवक्को रखी जा सकती है। मैंने सोने से पहले एक अहम फैसला ये भी किया कि आइंदा रोज मैं थोड़ा वक्त निकाल कर शाजी की कदम बोसी के लिए भी जाऊंगा ताकि ये अंदाजा लगा सकूं कि वो कहां से कहां तक पहुंचे हुए हैं। आधी रात के बाद एक मखसूस आवाज से मेरी आंख खुल गई। वो अक्टूबर का वक्त था। रात में अच्छी खासी खुनकी हो जाती थी। अब लोगों ने सहन और छतों को खैर बाद कहकर घरों के अंदर यानी कमरों में सोना शुरू कर दिया था, और वो भी कंबल या खेस ओढ़कर। मैं भी अपनी सरकारी क्वार्टर के अकलौते कमरे में सोया हुआ था। मैंने ऊपर जिस मखसूस आवाज का जिक्र किया है वो बारिश की आवाज थी। मैं कमरे से निकलकर बरामदे में आया तो सहन में रिमझिम का समा था। जी तो यही चाहा कि वहां खड़े होकर इस बरसती हुई बारिश का नजारा करूं, लेकिन सहन में पड़े हुए सामान को बचाना भी जरूरी था। सहन में चारपाई के अलावा भी चंद ऐसी चीजें रखी थीं जिनको बारिश में भीगने से बचाना था। अलगनी पर कुछ कपड़े भी फैले हुए थे। मैंने जल्दी जल्दी इस सामान को समेटा और बरामदे में मुंतकिल कर दिया। इसके बावजूद भी बारिश ने मुझे अच्छी तरह भिगो डाला था। मैंने जल्दी से लिबास तब्दील किया और दोबारा गर्म बिस्तर में दुबक गया। अमूमन इन दिनों बारिशें नहीं हुआ करती थी। ये कानून कुदरत है कि जब खेतों में कोई फसल तैयार खड़ी हो तो बारिश नहीं हुआ करती, क्योंकि बारिश तैयार फसल के लिए निहायत ही खतरनाक और तबाहकुन साबित होती है। मैंने बारिश के थमने की दुआ की। ये शायद वो कबूलियत की घड़ी थी जब मैंने तहे दिल से दुआ की थी। सुबह में बेदार हुआ तो बारिश का कहीं नामो निशान नहीं था। आसार से यही नजर आता था कि बारिश आधा या पौन घंटा से ज्यादा नहीं बरसी होगी। आइंदा रोज मैंने थाने पहुंचते ही सबसे पहले अपने अमले के एक बंदे को हिंदू चक और पिपली वाला की जानिब रवाना कर दिया। इसे पहले हिंदू चक से हमीदा और इसके शौहर मंजूर को उठाना था, फिर पिपली वाला से सखी मोची के बेटे खुशिया और दीनू कुम्हार के बेटे मुनीरू को साथ लेकर थाने वापस आना था। मैंने इस अहलकार को खास तौर पर यह हिदायत कर दी थी कि जब वो पिपली वाला से खुशिया और मुनीरू को उठाए तो अहले पिपली वाला को यह नजर आ जाना चाहिए कि तांगे में मंजूर हुसैन और उसकी बीवी हमीदा भी बैठे हुए हैं। ये सब मैं जरीना की तसल्ली के लिए कर रहा था। मैं चाहता था कि वो मुझ पर अंधा एतमाद करे। दरअसल मैं जरीना की जात और इसके बयान करदा हालात से मुतमईन नहीं था। मुझे शक नहीं बल्कि यकीन था कि इसने कहीं ना कहीं मुझसे दरोगोई की है, ऐसी दरोगोई जिसका मुश्ताक की गुमशुदगी से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर था।
मैं जरीना के दिमाग तक रसाई हासिल करने और हकीकत की तह तक पहुंचने के लिए ये सब कर रहा था और मुझे यकीन था कि मैं अपने मकसद में कामयाब रहूंगा। गुज़िश्ता रोज़ वैगन स्टैंड पर जो दंगा फसाद हुआ था, इसके मुल्ज़मान मेरे थाने के हवालात में बंद थे। थोड़ी ही देर में इनके खैरखा इलाके के बासर अफराद भी आ गए। मैंने आधे घंटे की कचहरी के बाद दोनों पार्टियों में सुलह सफाई करा दी और इन्हें रुखसत कर दिया। मेरे सामने तो उन्होंने गले मिलकर मसालेहत कर ली थी। ये बात मैं वसूख से नहीं कह सकता था कि उन्होंने एक दूसरे के लिए अपने दिलों को भी साफ किया था या नहीं। दोपहर से थोड़ी देर पहले हिंदू चक और पिपली वाला के मेहमान थाने पहुंच गए। मैंने खुशिया और मुनीरू को फौरन हवालात में बंद कर दिया और मंजूर को हमीदा समेत अपने कमरे में बुला लिया। वो दोनों मेरे सामने आकर बैठे तो मैंने यकी बात दीगरे इनकी तरफ देखते हुए सवाल किया, क्या जरीना ने आप लोगों को तांगे में बैठे हुए देखा था? जी हाँ, वो बैक ज़बान होकर बोले। ना सिर्फ देखा था बल्कि वो तो खुश भी हो रही थी। फिर मंजूर ने मुझसे पूछा, थानेदार साहब ये क्या माजरा है? पता नहीं ये माजरा है या बाजरा, मैंने जुमानी अंदाज में कहा। मैंने तो एक परिंदे को शिकार करने के लिए दाना डाला है, वो परिंदा मुझे मुश्ताक तक पहुंचा देगा। वो दोनों उलझन ज़दा नज़रों से मुझे तकने लगे। मैंने सलीस अल्फाज में वजाहत की तो इनकी आंखें हैरत से फट गईं। हमीदा की ससराती हुई आवाज़ खारिज हुई, तत तो इसका मतलब है मुश्ताक को जरीना ने गायब किया है। औरतों के सोचने का अपना एक मखसूस अंदाज होता है और वो किसी चीज के बारे में राय कायम करने में एक लम्हा ज़ाय नहीं करती। जैसे किसी पीर उस्ताद ने इन्हें बता रखा हो कि बच्चा ऐसे कामों में ताखीर मुनासिब नहीं होती। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे ये मतलब निकलता हो। मैंने हमीदा के इस्तफसार के जवाब में कहा, मुझे कुछ इशारे मिले हैं जिनकी वजाहत के लिए मैंने तुम्हें थाने बुलाया है। अगर मेरा शक दुरुस्त साबित होता है तो फिर मुश्ताक का सुराग लगाने में किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार आपने बुलाया और हम आपके हुक्म पर चले आए। मंजूर ने आजिज़ी से कहा, आप हमसे जो भी सवाल करेंगे हम इसका ठीक ठीक जवाब देंगे। मुझे ज्यादा सवालात तो तुम्हारी बीवी ही से करना है मंजूर, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, क्योंकि जरीना सबसे ज्यादा मोहब्बत हमीदा ही से करती है। ये आप अजीब बात कर रहे हैं थानेदार साहब, हमीदा मुतज़ब्ज़ब नजर से मुझे देखते हुए बोली। उसको तो मुझसे खुदा वास्ते का बैर है। मैं मान ही नहीं सकती कि वो मेरी बुराई के अलावा भी कुछ कर सकती हो। लम्हाती तवक्कुफ करके इसने एक गहरी सांस खारिज की, फिर बात मुकम्मल करते हुए बोली, सच बताएं थानेदार साहब, मैंने इसके सवाल में खासी सनसनी महसूस की। आपने ये बात तंजिया अंदाज में की है ना? तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है हमीदा, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। इसका मतलब है इस कमीने ने मेरे खिलाफ बहुत जहर उगला है। उसने तलखी से पूछा, आपको मेरे बारे में उल्टा सीधा बताया है ना? हमीदा के इस्तफसार के जवाब में मैंने सर को असाबती जंबिश दी और कहा, मैंने तुम्हें इसी वजाहत के लिए तो थाने बुलाया है। आप पूछें जी, क्या पूछना चाहते हैं? वो जोश में आते हुए बोली, मैं भी तो सुनूं इस बदबख्त ने कौन सी आग उगली है। क्या ये सच है कि मंजूर की एक छोटी बहन समीना है? जी हाँ, इसमें भला क्या शक है? तुम्हारी ये ख्वाहिश थी कि समीना और मुश्ताक की शादी हो जाए? मैंने पूछा। बिल्कुल, मैं ऐसा ही चाहती थी, वो मजबूत लहजे में बोली। मैं समीना को अच्छी तरह जानती हूँ, वो मेरी नंद है और हम कई सालों से एक साथ एक ही घर में रह रहे हैं। मैं समझती हूँ मुश्ताक के लिए समीना से ज्यादा मौजू और कोई लड़की हो ही नहीं सकती थी। इसीलिए मेरी ये तमन्ना थी कि इनकी शादी हो जाए, मगर इसके चेहरे पर दुख और नफरत के मिले जुले तासरात नमूदार हुए। मगर क्या? मैंने इसके अधूरे जुमले पर इस्तफसार किया। मगर मुश्ताक की अकल पर पर्दा पड़ गया था। वो दांत पीसते हुए बोली, वो गोरी चिट्टी और छेल छबीली जरीना पर मर मिटा था। इसकी समझ में कोई बात ना आई और इसने इसी से शादी कर ली। गोरी चिट्टी और छेल छबीली जैसे अल्फाज इस्तेमाल करके हमीदा ने दरअसल जरीना के हुस्न और जवानी की तारीफ की थी, लेकिन चूंकि वो अपने दिल में इसके लिए अच्छे जज्बात नहीं रखती थी, लिहाजा इसकी नापसंदीदगी इन अल्फाज से भी आया थी। मैंने अपने काम को आगे बढ़ाते हुए कहा, जब तुम अपने मकसद में कामयाब ना हो सकी तो फिर तुमने अपने भाई का घर उजाड़ने की कोशिशें शुरू कर दी। मैं मुश्ताक का घर उजाड़ूंगी? वो इस्तजाबिया अंदाज में मुझे घूरते हुए बोली, थानेदार साहब, ये आप क्या कह रहे हैं?
ये मैं नहीं कह रहा, तुम्हारी भाभी जरीना ने फरमाया है। उसने सरासर बकवास की है। वो जलाल में आ गई। आप इस फाफा कुटनी को थाने बुलाएं। मैं अभी आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी अलग करके दिखाती हूँ। मुझे नहीं उम्मीद कि कभी तुम दोनों को आमने सामने बिठाकर कोई मनाजरा कराने की नौबत आए, लेकिन ऐसी जरूरत पेश आ ही गई तो फिर मैं इस काम में कोई कोताही नहीं करूंगा। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, फिलहाल मैं तुमसे जो सवाल करूं इसका सीधा और मुख्तसर जवाब देना। उसने असाबत में गर्दन हिलाने पर इक्तफा किया। मैंने कहा, जब तुम्हें अपने मकसद में कामयाबी हासिल नहीं हुई तो तुमने मुश्ताक के कान भरना शुरू कर दिए, जिसके नतीजे में मियाँ बीवी में अक्सर लड़ाई झगड़ा रहने लगा। बिल्कुल झूठ। हमीदा ने मेरी हिदायत के मुताबिक दो टोक और मुख्तसर जवाब दिया। तुम्हारी ये साजिश बड़ी हद तक कामयाब रही। मियाँ बीवी में सुबह शाम दंगा फसाद होने लगा। मैंने बदस्तूर इसकी आंखों में देखते हुए इस्तफसार किया। लड़ाई झगड़े का सिलसिला तो चल निकला था, मगर मुश्ताक जरीना को अपनी जिंदगी से बाहर नहीं निकाल पा रहा था। इस काम को तेज करने के लिए तुमने जरीना के किरदार पर एक खतरनाक हमला कर दिया। मैंने ड्रामाई तवक्कुफ करके सवालिया नजर से इसकी तरफ देखा तो वो पूछे बिना ना रह सकी, कौन सा खतरनाक हमला थानेदार साहब? तुमने ये मशहूर कर दिया कि जरीना के खुशिया और मुनीरों के साथ ताल्लुकात हैं। मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा, ये एक ऐसा हरबा था कि मुश्ताक सुनते ही अपनी बीवी को तलाक दे देता। कोई भी शोहर इन मामलात को बड़ी संजीदगी से लेता है, मगर मुश्ताक के कान पर जूं तक न रेंगी और तुम एक बार फिर शिकस्त खा गई। इसकी बर्दाश्त जवाब दे गई। बफरे हुए लहजे में बोली, आपने इस बदजात की तो बहुत सारी बातें सुना डाली, अब जरा मेरी भी सुने। मैं हमतन गोश हो गया। ये जो मुनीरू और खुशियां हैं ना, इनके बारे में पूरा पिपली वाला से जाकर पूछ लें। वो जलाली अंदाज में बताने लगी, एक नंबर के आवारा और लफंगे हैं दोनों। मैंने इन्हें इसीलिए थाने बुलाकर हवालात में बंद किया है। मैंने कता कलामी करते हुए कहा, मैं इनसे कड़ी पूछ गुछ करूंगा, तुम फिक्र ना करो, सबके साथ इंसाफ होगा। मैं आप दोनों मियाँ बीवी को कसूरवार नहीं समझता, इसलिए अपने कमरे में बिठा रखा है। तुम्हारे जवाबात से मुझे जरीना को समझने में मदद मिलेगी, और अगर जरीना मेरी समझ में आ गई तो मैं गुमशुदा मुश्ताक को ढूंढने में कामयाब हो जाऊंगा। मैं आपको जरीना की होशियारी और मक्कारी के बारे में ही तो बता रही थी। वो सीधी होकर बैठते हुए बोली, खुशिया और मुनीरू मुश्ताक के घर से 2-3 गलियां इधर उधर रहते हैं, लेकिन इधर मुश्ताक दुकान की तरफ रवाना हुआ, उधर ये दोनों जरीना के घर के सामने हाजिर हो गए। गुल्ली डंडा खेलना हो या पतंग उड़ाना हो या फिर कंचे और अखरोट से दिल बहलाना हो, इन बदमाशों का पूरा दिन जरीना के दरवाजे के सामने गुजरता है, और वो भी आधा दरवाजा खोले खड़ी इनके खेल तमाशों को देखती रहती है। इंसान की इज्जत अपने हाथ में होती है। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। इसने लम्हाती तवक्कुफ करके कानों को हाथ लगाए, फिर इसी जोशीले अंदाज में इजाफा करते हुए बोली, क्या जरूरत है ऐसे आवारा गर्दों के खेल के देखने की? ना सिर्फ जरीना इनका तमाशा देखती है, बल्कि इन्हें लस्सी पानी का भी पूछती है। जब पहली मर्तबा किसी की जबानी मुझ तक इन वाकयात की खबर पहुंची तो मुझे यकीन ही नहीं आया। बताने वाले ने ऐसे वसूख से बात की थी कि मैं इधर उधर के लोगों से तस्दीक करने पर मजबूर हो गई। मैंने पिपली वाला आकर आस पड़ोस से सुनगुन ली तो ये इतला 100% सच निकली। मुश्ताक मेरा भाई है थानेदार साहब, अगर इसकी इज्जत पर हर्फ आएगा तो क्या मुझे दुख नहीं होगा? जब जरीना की इन घटिया हरकतों की खबर पिपली वाला से हिंदू चक मेरे पास पहुंच सकती है तो क्या पिपली वाला में लोग जरीना पर और मुश्ताक पर थू थू नहीं कर रहे होंगे? इस बेगैरत नस्ल ने तो शर्म हया को उतार कर एक तरफ फेंक दिया है। मेरे भाई की इज्जत को नीलाम करती फिर रही है। हाँ, वो एक बार फिर फूली हुई सांस के साथ मुतवक्किफ हुई, फिर बड़े तमतराक से इजाफा करते हुए बोली, मैंने मुश्ताक को जरीना के करतूतों के बारे में बताया था और मैं समझती हूँ मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था। ये मुश्ताक की बुज़दिली और नालायकी है कि वो इस सरकश घोड़ी को सीधे रास्ते पर नहीं ला सका। मैं गुज़िश्ता रोज पिपली वाला गया था और जरीना के घर में मैंने अच्छा खासा वक्त गुजारा था। इसके घर के सामने एक छोटा सा मैदान था जहाँ गांव के बच्चे मुख्तलिफ खेल खेलते नजर आए थे। हमीदा ने खुशिया और मुनीरों के खेल के हवाले से जो बात की थी इसकी ज्यादा अहमियत नहीं थी, अलबत्ता
अलबत्ता जरीना का बड़ा इन्हिमाक से इन्हें खेलते हुए देखना और लस्सी पानी से इनकी तवाज़ो करना तशवीशनाक था। ताहम ये चूंकि हमीदा का बयान था और यकीनन जरीना इसकी तरदीद ही करती, इन नंद भाभी के बीच जो कड़वे पानी की खलीज हायल थी, मैं इसको पाटने में अपनी तवानाई ज़ाय नहीं कर सकता था। लिहाजा फौरन मैं असल मौजू की तरफ आ गया। मुश्ताक वाकई एक अहमक, बुज़दिल और नालायक इंसान है, मैंने हमीदा की आंखों में देखते हुए कहा। जब वो जरीना जैसी सरकश और अड़ियल घोड़ी को राह रास्त पर नहीं ला सका तो तुमने एक और चाल चली। जरीना के बयान के मुताबिक। कैसी चाल? वो चौंक कर मुझे तकने लगी। बहुत ही खतरनाक चाल, मैंने ड्रामाई लहजे में कहा। तुमने जरीना के खिलाफ बंदिश करवा दी। थानेदार साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मंजूर पहली मर्तबा हमारी गुफ्तगू के बीच बोला था। हमीदा कभी तावीज़ों और बंदिशों के चक्कर में नहीं रही। जरीना सरासर बकवास कर रही है। अब जो भी है, मैंने आम से लहजे में कहा, जरीना का तो यही दावा है। इस मनहूस को ये कैसे पता चला कि मैंने इसके खिलाफ कोई बंदिश कराई है? हमीदा चमक कर बोली, क्या इसने ख्वाब में देखा है? इस किबला शाहजी ने बताया है, वो शाहजी जो नहर के किनारे वाले आस्थाने में होते हैं। वो चौंके हुए लहजे में मुझसे मुस्तफसर हुई। हाँ, मैं इन्हीं शाहजी की बात कर रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। हमीदा ने तशवीशनाक लहजे में पूछा, वो शाहजी के पास क्या लेने गई थी? मुश्ताक और जरीना दोनों लगभग 1 माह पहले शाहजी के पास गए थे, मैंने वजाहत करते हुए कहा। उन्होंने शाहजी को बताया कि शादी को 5 साल हो गए हैं और अभी तक औलाद नहीं हुई। शाहजी ने हिसाब लगाकर ये फतवा सादिर कर दिया कि किसी ने जरीना की औलाद के सिलसिले में बड़ी खतरनाक बंदिश करवाई हुई है ताकि मुश्ताक उसे बांझ समझकर तलाक दे दे। क्या शाहजी ने मेरा नाम लेकर इन्हें बताया था कि मैंने बंदिश करवाई है? हमीदा ने तंदिया लहजे में दरियाफ्त किया। नहीं, मैंने कतई अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने बंदिश करवाने वाले के हवाले से चंद इशारे दिए थे जिससे जरीना ने अंदाजा लगा लिया कि वो तुम्हारे सिवा और कोई नहीं हो सकती। कितने अफसोस और दुख बल्कि शर्म की बात है। हमीदा ने अफसोसनाक अंदाज में गर्दन को जंबिश देते हुए कहा, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं, और ये कमजात मुझ पर ऐसे ऐसे घिनौने इल्जाम लगा रही है। अल्लाह इस मनहूस मारी को गारत करे। मैं तो कहता हूँ इंसान को पीरों फकीरों के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। मंजूर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को और दुनिया को बड़ा आसान और वाज़े अंदाज में समझा दिया। मंजूर, मैं तुम्हारे ख्यालात से मुत्तफिक हूँ, मैंने असाबत में गर्दन हिलाते हुए कहा। लेकिन जो लोग इन चक्रों में पड़े हुए हैं, इन्हें निकालना कोई आसान काम नहीं। मैंने रुक रुक कर एक गहरी सांस ली, फिर इसी से पूछ लिया, मंजूर, तुम्हारी नज़र में शाहजी कैसा बंदा है? अल्लाह ही बेहतर जानता है जी, मेरा तो कभी इससे वास्ता नहीं पड़ा। वो सादगी से बोला, मैं और मेरा खानदान ऐसे बखेड़ों से दूर ही रहते हैं। बहुत अच्छा करते हैं आप लोग, मैंने कहा। मैं असली मुर्शिद के खिलाफ नहीं हूँ। ऐसा शख्स अल्लाह का दोस्त होता है और वो अल्लाह के बंदों को रश्द व हिदायत की राह दिखाता है। वो सिर्फ देता है, लेता किसी से कुछ नहीं। जो अल्लाह का सच्चा दोस्त हो वो भला किसी से क्या लेगा? मगर ऐसे मुर्शिदों और वली कामिल अब खाल खाल ही रह गए हैं। अक्सरियत ऐसे ही पीरों, बाबाओं और शाह साहबान की नज़र आती है जो मासूम और सादा लौह अफराद को उल्टी सीधी कहानियों में उलझाकर उनसे से ज्यादा माल बटोरने की फिक्र में लगे रहते हैं। हमीदा ने मेरे खामोश होने पर पूछा, थानेदार साहब, जरीना ने शाहजी से इस बंदिश की काट वगैरह भी कराई थी या नहीं? मैंने शाहजी की तशखीस में शामिल मुश्ताक की मखसूस कमजोरी का जिक्र गोल करते हुए निहायत ही इत्मीनान से जवाब दिया। शाहजी ने बंदिश की काट के लिए जरीना को 7 दिन का कोई रूहानी अमल बताया था, लेकिन घर आकर मुश्ताक हत्ते से उखड़ गया। इसने 2 टोक अल्फाज में जरीना से कह दिया कि किसी इलाज विलाज की जरूरत नहीं, अगर किस्मत में औलाद होगी तो हो जाएगी, वरना हम बे औलाद ही अच्छे हैं। ये की थी ना मुश्ताक ने मर्दों वाली बात। वो खुश होते हुए बोली, मुश्ताक के इस अमल ने मेरे कलेजे में ठंड डाल दी थानेदार साहब। वो पुरस्रार अंदाज में अचानक रुकी तो मुझे तशवीश हुई। यूं महसूस हुआ था जैसे किसी निहायत ही अहम नुक्ते ने इसकी जबान को ब्रेक लगा दिए हों। उसकी आंखों में भी गहरा तजुर्ब नजर आ रहा था। मैंने कोहनिया मेज पर टेक कर आगे की जानिब झुकते हुए इस्तफसार किया, पर क्या हमीदा? थानेदार साहब, वो अपने जहन को मेरे सामने खोलते हुए बोली, मुश्ताक को गायब हुए आज 5वां दिन है।
5वां नहीं, मंजूर ने लुकमा दिया। चौथा दिन? हाँ, चौथा दिन है। हमीदा ने असाबत में गर्दन हिलाई। जब तक वो घर में था तो शाजी से इलाज की मुखालफत कर रहा था। मुझे शक है कि मुश्ताक के गायब होते ही कहीं जरीना ने शाजी का इलाज शुरू न कर दिया हो। जरीना ने मुझसे तो ऐसी कोई बात नहीं की, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। और अगर वो शाजी से इलाज करा भी रही हो तो क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है थानेदार साहब, वो सनसनीखेज लहजे में बोली। मैं कभी खुद तो जाकर शाजी से नहीं मिली और ना ही कभी उन्हें देखने का मौका मिला है, मगर हिंदू चक्की एक औरत ने मुझे इनके बारे में बड़ी खतरनाक बात बताई है। मेरा चौंक जाना लाजमी था। कौन सी खतरनाक बात? मैंने पूछा। खूबसूरत औरतों को देखकर उनकी आंखों में एक हैवानी चमक पैदा हो जाती है, वो सनसनाते हुए लहजे में बताने लगी, जैसे अपने शिकार को देखकर किसी जंगली दरिंदे की आंखों में पैदा होती है। मुझे तो फिक्र हो रही है ये उल्लू की पट्टी जरीना कोई नया चांद न चढ़ा ले। कबल अज वक्त इसके बारे में मैं कोई फतवा सादर करना मुनासिब नहीं समझता था, लिहाजा हमीदा की परेशानी के जवाब में मैंने तसल्ली भरे लहजे में कहा, आप लोगों को कतन परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं 1-2 दिन में अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर लूँगा। आप लोग यहाँ से सीधे अपने घर जाओ और फिलहाल जरीना से मिलने की कोशिश ही ना करो तो अच्छा है। तो क्या आपने हमें सिर्फ इसीलिए थाने बुलाया था? मंजूर ने हैरत भरी नज़र से मुझे देखते हुए पूछा। हाँ, मैंने असाबत में गर्दन हिलाई। ये बात ना तो पिपली वाला में जरीना की मौजूदगी में हो सकती थी और ना ही मैं खामखा हिंदू चक में आप लोगों के घर जाकर कचहरी लगाना चाहता था। थानेदार साहब, हमीदा ने उम्मीद भरी नज़र से मुझे देखा। मेरा भाई तो मिल जाएगा ना? इंशाअल्लाह, मैंने तहदिल से कहा। मैं बहुत जल्द मुश्ताक को ढूंढ निकालूंगा। वो दोनों मियाँ बीवी मुझे दुआएं देते और मेरा शुक्रिया अदा करते हुए थाने से रुखसत हो गए। इनके जाते ही मैंने खुशिया और मुनीरू को अपने कमरे में बुला लिया। हवलदार खुदाबख्श भी इनके साथ ही मेरे पास आ गया था। वो दोनों खासे डरे सहमे हुए दिखाई देते थे। मुझे ये अंदाज़ा कायम करने में ज़रा भी दिक्कत महसूस ना हुई कि हवलदार ने इन्हें चाय पानी ज़रूर पूछा होगा। ये कोई फार्मूला या कानून कायदा तो नहीं, लेकिन अमूमन होता यही है कि जब किसी भी मुल्जिम या मुजरिम को गिरफ्तार करके थाने लाया जाता है तो इस्तकबालिया के तौर पर इसकी कुछ खातर मदारत लाजमी ख्याल की जाती है। वो दोनों मेरे सामने आकर खड़े हुए तो मैंने कड़कदार आवाज में इनसे पूछा, तुम लोगों ने मुश्ताक को कहाँ गायब किया है? हमने मुश्ताक को कुछ नहीं किया जी, खुशिया मिन्नत रेज लहजे में बोला। मुनीरू लजाजत भरे अंदाज में गोया हुआ, आप हमसे बड़ी से बड़ी कसम ले लें जी, हमें मुश्ताक के बारे में कुछ खबर नहीं। हम तो खुद हैरान हैं कि वो अचानक कहाँ गायब हो गया। मैंने अंधेरे में तीर छोड़ा। मुझे पता चला है कि चंद दिन पहले आप लोगों का मुश्ताक के साथ झगड़ा हो गया था और आप दोनों ने उसे धमकियां वगैरह भी दी थी। दोनों ने पहले उलझनज़दा नजरों से एक दूसरे को देखा। फिर खुशिया ने मुझसे कहा, थानेदार साहब, हमारी तो कभी मुश्ताक से लड़ाई नहीं हुई, बल्कि मुश्ताक अपने काम से काम रखने वाला बंदा है जी। इसका किसी के साथ कोई तनाज़ा होता हमने तो कभी नहीं देखा। ये झूठी खबर आपको किसने दी है? मुनीरू ने मुझसे पूछा। मैंने इनके दहनों का हाल जानने के लिए अंधेरे में एक और तीर छोड़ा। तुम दोनों मुश्ताक के घर के सामने खेल में मसरूफ रहते हो और उसकी बीवी जरीना को छेड़ते हो। बताओ ऐसा है या नहीं? अच्छा, तो जरीना ने आपसे हमारी शिकायत की है? खुशिया ने चौंके हुए लहजे में कहा। ऐसी कोई बात नहीं, मैंने सख्त लहजे में कहा। तुम लोगों से जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दो। जनाब, सच्ची बात यह है कि जरीना हम दोनों को बहुत अच्छी लगती है, मुनीरू साफ गोई का मुजाहरा करते हुए बोला। लेकिन हमने कभी उसे नहीं छेड़ा। हम इससे बातचीत के बहाने इधर खेलने चले जाते हैं। आप हमें गलत ना समझें, जो हकीकत थी वो मैंने आपको बता दी है। मैंने आइंदा 1-2 घंटे में उन्हें मुख्तलिफ जावियों से घिसने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे मुश्ताक की गुमशुदगी में कहीं मुलविस दिखाई ना दिए। मैंने इनकी जबान खुलवाने के लिए खतरनाक धमकियां भी दी और इनके हक में खड़े हवलदार खुदाबख्श ने जबानी दबकों के साथ साथ ठुड्डे और चांटे भी मारे, मगर नताइज वही रहे जो इब्तदा में थे। मुश्ताक के गयाब में किसी भी हवाले से इनका हाथ शामिल नहीं था। मैंने इस ड्यूटी के साथ इन्हें थाने से जाने की इजाज़त दे दी। तुम दोनों अपनी आंखें और कान खुले रखोगे और जहाँ जहाँ तक भी तुम लोग आवारागर्दी के लिए जाते हो
निहायत ही राजदारी के साथ मुश्ताक को तलाश करने की कोशिश करोगे। जैसे ही तुम्हें मुश्ताक के बारे में कोई बात पता चले तुम लोग फौरन आकर मुझे बताओगे। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा, और किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम लोगों को कितना अहम मिशन सौंपा है। आप फिक्र ही ना करें जी, खुशिया बड़े फख्र से बोला। हम आपको किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं देंगे और बहुत जल्द आपको कोई खुशखबरी भी सुनाएंगे। मुनीरों ने बड़े इत्मीनान के साथ कहा। वो दोनों खुशी से फूले नहीं समा रहे थे कि मैंने इन पर भरोसा करते हुए इनके जिम्मे एक अहम काम लगा दिया था। इनके जाने के बाद मैं मुनीरों की मासूमियत भरे जवाब पर गौर करने लगा। इसने दिल की गहराइयों से कहा था, जनाब, सच्ची बात यह है कि जरीना हम दोनों को बहुत अच्छी लगती है। कोई भी माकूल आदमी जिसने जरीना की एक झलक देख रखी हो वो मुनीरों के फतवे को चैलेंज नहीं कर सकता। अगली सुबह यानी 15 अक्टूबर को मैं कांस्टेबल याकूब के साथ पिपली वाला रवाना हो गया ताकि वहां के हालात और वाकयात का जायजा लिया जा सके। खुशिया और मुनीरों को अगरचे मैंने मुश्ताक की तलाश का काम सौंप दिया था और मुझे उम्मीद थी कि वो दोनों आवारागर्द नौजवान सरधड़ की बाजी लगाकर मुश्ताक को ढूंढ निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से काम थे। सबसे अहम तो जरीना से मुलाकात थी। गुज़िश्ता रोज हमीदा की गुफ्तगू के एक हिस्से ने मुझे सख्त तशवीश में मुब्तला कर दिया था और मैं इसी सिलसिले में जरीना से पूछताछ करना चाहता था। उस दिन अच्छी खासी तेज धूप निकली हुई थी और आसमान बिल्कुल साफ शफाफ दिखाई देता था। यूं महसूस होता था हमारा तांगा एक लामहदूद नीली छतरी के नीचे अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां था। हमारा तांगा जब नहर के करीब पहुंचा तो मेरे जहन में एक ख्याल चमका। नहर की दूसरी जानिब पिपली वाला था। मैंने सोचा क्यों ना जरीना के घर का रुख करने से पहले एक मुलाकात शाहजी से भी कर ली जाए। शाहजी का आस्ताना नहर के किनारे पर वाक़या था। मैंने नहर का पुल अबूर करने के बाद तांगे का रुख आस्ताने की तरफ मोड़ने का हुक्म दे दिया। जल्द ही हम आस्ताने के सामने मौजूद थे। आस्ताने पर एक मुजावर टाइप आदमी ने हमारा इस्तकबाल किया। मैं और कांस्टेबल याकूब इस वक्त सरकारी वर्दी में थे। इतनी सुबह पुलिस की आमद किसी भी आदमी को चौंका देती है, लिहाजा मुजावर की आंखें भी हैरत और उलझन की गुमाज थीं। वो चुपचाप सवालिया नज़र से हमें देखे जा रहा था। मैंने आगे बढ़कर ताहकमाना अंदाज में कहा, मेरा नाम मलिक सफदर हयात है। मैं इस इलाके का थानेदार हूँ। शाहजी कहाँ हैं? शाहजी तो आराम कर रहे हैं, इसने मोहतात लहजे में जवाब दिया। मैंने आस्ताने के अंदर कदम रखते हुए कहा, ये कौन सा वक्त है आराम करने का भाई? शाहजी रात भर एक वजीफे में मसरूफ थे। मुजावर ने आस्ताने के सहन में सायादार जगह पर हमारे लिए चारपाइयां बिछाते हुए बताया, फजर की नमाज के बाद ही सोए हैं। आप तशरीफ रखें, मैं शाहजी को आपकी आमद के बारे में इतला देता हूँ। मुजावर ने आखिर में खासी माकूल बात की थी, वरना मैं उसे अगला हुक्म ये देने वाला था कि जाकर शाहजी को फौरन बेदार करो, मैं इनसे ज़रूरी बातें करने आया हूँ। मैं और कांस्टेबल आमने सामने चारपाइयों पर बैठ गए और मुजावर आस्ताने के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गया। लगभग वो 5 मिनट के बाद वापस आया और निहायत ही अदब से बताया, थानेदार साहब, शाहजी ने आपको अंदर कमरे में बुलाया है। मैं उठकर खड़ा हुआ तो कांस्टेबल ने भी मेरी तकलीद की। मुजावर ने वजाहत करते हुए कहा, थानेदार जी, शाहजी ने सिर्फ आपको अपने पास बुलाया है। मैंने कांस्टेबल याकूब को वहीं रुकने को कहा और खुद मुजावर की रहनुमाई में आस्ताने के उस हिस्से की सिमत बढ़ गया जिधर किबला शाहजी तशरीफ फरमा थे। थोड़ी ही देर के बाद मैं शाहजी के कमरे में मौजूद था। वो एक फर्शी निशस्त वाला निहायत ही आरामदेह और हवादार कमरा था जिसकी 2 खिड़कियां बाहर नहर की जानिब खुलती थीं। बाद अज़ां शाहजी का असल नाम इरफान शाह मालूम हुआ। इसकी उम्र 45 और 50 के दरमियान रही होगी। वो गंदमी रंगत का मालिक और हट्टा कट्टा और मोटा ताज़ा इंसान था। इसने सर के बालों को जुल्फों की सूरत बढ़ा रखा था। इसके चेहरे पर मुनासिब से साइज की दाढ़ी भी नजर आ रही थी।
रस्मी अलैक सलैक के बाद शाहजी ने अपने मुजावर को हमारे लिए नाश्ते पानी का बंदोबस्त करने भेज दिया और मुझसे मुखातिब होते हुए बोला, मलिक साहब, इतनी सुबह आप किस मिशन पर हैं? शाहजी, आप साहिब बसीरत इंसान हैं। मैंने मक्खन कारी से काम लेते हुए कहा, एक मसले ने पिछले 2-3 दिन से मुझे बुरी तरह उलझा रखा है। इस मसले का ताल्लुक चूंकि पिपली वाला से है, इसलिए सोचा कि आपसे भी मदद लेना चाहिए। आपकी मेहरबानी है जो आप मेरे पास तशरीफ लाए। वो मोतदिल अंदाज में बोला, फिर पूछा, मसला क्या है? जब हम आस्ताने पर पहुंचे थे तो मुजावर ने बताया था कि शाहजी रात भर किसी चिल्ले में मसरूफ रहे थे और इस वक्त वो आराम फरमा रहे हैं, बल्कि यहाँ तक कहा था कि वो फजर की नमाज के बाद ही सोए हैं। लेकिन शाहजी इंतहाई हशाश बशाश और फ्रेश दिखाई दे रहे थे। मैंने इसके सवाल के जवाब में बताया, पिपली वाला का एक वसनैक मुश्ताक 4-5 दिन से लापता है। मैं इसकी तलाश के सिलसिले में आपसे रहनुमाई चाहता हूँ। आप जरीना के शौहर की बात कर रहे हैं ना? शाहजी की आंखों में मखसूस चमक पैदा हुई। जी हाँ, मैंने असाबत में गर्दन हिलाई। मुझे इसी मुश्ताक की तलाश है। मेरा एक मशवरा है मलिक साहब, वो राजदाराना अंदाज में बोला। अगर मान लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। जिस मशवरे से काम आसान होता हो, मैं भला उसे क्यों नहीं मानूंगा? मैंने गहरी संजीदगी से कहा, आप हुक्म करें, करना क्या है? आप बस मुश्ताक के लिए परेशान होना छोड़ दें। वो बदसूर धीमी आवाज में बोला। मैं समझा नहीं शाहजी। मैंने उलझन ज़दा नज़र से इसकी तरफ देखा। एक बंदा 4-5 दिन से गुमशुदा है। मेरे पास इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और आप फरमा रहे हैं मैं इसके लिए परेशान होना छोड़ दूं। मैं समझाता हूं, आप गौर से मेरी बात सुने। इसी दौरान में शाहजी का मुजावर नाश्ते के सामान से सजी ट्रे लेकर कमरे में आ गया। हमारे दरमियान चंद लम्हात के लिए खामोशी आन खड़ी हुई। मुजावर वापस जाने लगा तो मैंने उसे कहा, वो बाहर मेरा एक आदमी भी बैठा हुआ है। मुजावर खासा काये शख्स था। फौरन से पेशतर मेरी बात की तह में उतर गया। उसने असाबत में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया, जी, संतरी बादशाह को भी नाश्ता दे दिया है। मुजावर के जाने के बाद शाहजी दोबारा मुझसे मुखातिब होते हुए बोला, मलिक साहब, मुश्ताक का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। खुदा न खास्ता आप मेरी बात का ये मतलब ना लें कि वो कोई पागल है। दरअसल वो क्या कहते हैं कि अगर थोड़े में ज्यादा डल जाए तो फिर मामला ऐसा ही हो जाता है। जरीना से शादी उसको रास नहीं आई। वो जरीना के काबिल नहीं था। इसी वजह से दिन रात इनमें लड़ाई झगड़ा भी होता रहता था। इसी सूरत हाल ने मुश्ताक को नफसियाती मरीज बनाकर रख दिया है। आप इसके बारे में बिल्कुल फिक्रमंद ना हूँ। वो जैसे चुपचाप गुम हुआ है, ऐसे ही एक दिन खामोशी से वापस भी आ जाएगा। शाहजी का मशवरा अगरचे मुझे बचकाना सा लगा, लेकिन मैंने अपने ख्यालात का इजहार करने के बजाय गहरी संजीदगी से कहा, शाहजी, मैंने सुना है मुश्ताक और जरीना पिछले दिनों अपनी बेऔलादी का रोना रोने आपके आस्थाने पर भी आए थे और आपने अपने कश्फ करामात से इनकी बेऔलादी का सबब भी मालूम कर लिया था। जी मलिक साहब। वो अपनी तनोमंद और चरबेली गर्दन को असाबती जंबश देते हुए बोला, हम तो यहाँ पर परेशान हाल लोगों के मसाइल हल करने के लिए ही बैठे हैं। जो हमारी बात पर अमल करता है वो फ़ायदा उठाता है, और जो मुश्ताक की तरह हमारी बातों को संजीदगी से नहीं लेता वो सारी ज़िंदगी नामुराद ही फिरता है। मैंने सारी मालूमात हासिल होने के बावजूद भी शाहजी से पूछ लिया, शाहजी, आपके इल्म के मुताबिक इनकी बेऔलादी का सबब क्या है? 2 तरफा सबब है मलिक साहब। वो एक तवील सांस खारिज करते हुए बोला, आप साथ साथ नाश्ता भी जारी रखें, मैं बताता हूँ। मैंने रुके हुए हाथ को दोबारा मुतहर्रिक कर दिया और सवालिया नज़र से शाहजी को देखने लगा। वो खंकार कर गला साफ करते हुए बोला, एक तो किसी जालिम शख्स ने जरीना पर औलाद के सिलसिले में बड़ी सख्त बंदिश कराई हुई है, और दूसरे मुश्ताक के अंदर एक खास नौइयत की कमजोरी पाई जाती है। आपने कैसे अंदाजा लगा लिया कि मुश्ताक के अंदर कोई मखसूस कमजोरी मौजूद है? मैंने शाहजी की आंखों में झांकते हुए इस्तफसार किया। मलिक साहब, आप एक जहां दीदा तजर्बाकार और सियाने बयाने आदमी हैं।
इसलिए मैं आपसे खुलकर बात कर सकता हूँ। वो बड़े तहम्मुल से बोला, दरअसल जब ये दोनों मेरे पास अपनी बेऔलादी का केस लेकर आए थे तो मैंने इनसे अलग अलग मुलाकात की थी। मुश्ताक ने अपनी बेबसी और बेचारगी का रोना रोते हुए मुझे बताया था कि जरीना उसे अपने करीब नहीं जाने देती। जब मैंने जरीना का इंटरव्यू किया और मुश्ताक के फरियाद के हवाले से पूछा तो इसका चेहरा एकदम सुर्ख हो गया। फिर वो नफरत भरे लहजे में बोली, शाहजी वो इस काबिल नहीं कि मैं उसे अपनी तन्हाई का साथी बना सकूं। शाहजी ने यहाँ तक बताने के बाद लम्हाती तवक्कुफ किया, फिर सोचती हुई नज़र से मुझे देखते हुए अपनी बात मुकम्मल कर दी। जरीना ने जब मुश्ताक की मखसूस नालायकी का इंकशाफ किया तो सारा मामला मेरी समझ में आ गया। और मलिक साहब, ये कोई ऐसा गंभीर मामला भी नहीं था। अगर वो लोग मेरे बताए हुए इलाज के लिए राजी हो जाते तो इनका मसला 1-2 माह में हल हो सकता था। लेकिन वही बात है ना, मैं लठ लेकर किसी के पीछे तो नहीं जा सकता ना। उन्होंने आपके इलाज से इनकार क्यों किया था? मैंने एक निहायत ही अहम सवाल किया। जरीना तो पूरी तरह तैयार थी, मगर मुश्ताक अचानक भड़क उठा था। शाहजी ने बताया, मेरी तशखीस ने इसकी इज्जत नफ्स पर कारी चोट लगाई थी। वो किसी भी तौर अपनी खराबी को मानने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि ये मेरी तशखीस नहीं थी, ये तो इसकी बीवी का फतवा था। मलिक साहब, आप जानते हैं अज़वाजी मामलात में औरत का फतवा अदालत की नज़र में भी बहुत अहमियत का हामिल होता है। जी हाँ, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। तो इस तरह इनके इलाज मुआवजे का मामला खटाई में पड़ गया। मलिक साहब, जिस दिन मुश्ताक गायब हुआ है ना, इसके अगले दिन जरीना मेरे पास आई थी। वो गहरी संजीदगी से बोला। उसने मुझसे कहा कि मैं मुश्ताक की वापसी के लिए कोई अमल करूं। मैंने जवाब दिया, जो शख्स मुझे ही नहीं मानता इस पर मेरा अमल क्या असर करेगा। वो मिन्नत करने लगी कि मैं कुछ ना कुछ जरूर करूं। मैंने उसे इस तसल्ली के साथ आस्ताने से रुखसत कर दिया कि ठीक है, मैं इसके शोहर के हक में दुआ करूंगा। वो दिन और आज का दिन फिर वो इधर नहीं आई। शाहजी की बात ने मेरे जहन में एक अनोखे तजस्सुस को बेदार कर दिया। मैंने जरीना से मुलाकात के दौरान में इससे हर जाविये का सवाल किया था और उसने मेरे हर सवाल का जवाब भी दिया था, लेकिन इस बात का इसने कहीं जिक्र नहीं किया था कि वो मुश्ताक की गुमशुदगी के दूसरे रोज शाहजी के आस्ताने पर गई थी। अगर इसने ये बात दानिस्ता मुझसे छुपाई थी तो फिर कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला था। मुझे जरीना के दिल का अहवाल जानने के लिए कुछ नफ्सियाती हथकंडे इस्तेमाल करने की ज़रूरत थी और मैंने इसी लम्हे फैसला कर लिया था कि मैं ऐसा ज़रूर करूँगा। शाहजी, मुझे इजाज़त दें, मैंने कहा। आपने कानून के साथ जो ताउन किया है इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मुझे उम्मीद है आपको जैसे ही मुश्ताक के हवाले से कोई बात पता चलेगी आप मुझे ज़रूर बताएंगे। मलिक साहब, क्यों शर्मिंदा करते हैं? वो बड़े अज्ज़ो इनकसार का इजहार करते हुए बोला, मैं आइंदा भी आपसे ताउन का अमल जारी रखूंगा। आप पिपलीवाला की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। मैंने एक बार फिर इसका शुक्रिया अदा किया और आस्ताने से बाहर निकल आया। जब हम आस्ताने के बाहर खड़े तांगे में बैठ चुके तो मैंने कोचवान से कहा, वापस थाने की तरफ चलना है। कोचवान ने कोई सवाल किए बगैर तांगे को वापसी के रास्ते पर डाल दिया। जब हमने नहर पर चनाब का पुल अबूर कर लिया तो कांस्टेबल याकूब ने मुझसे पूछ लिया, मलिक साहब, आपने बताया था कि जरीना के घर जाना है, मगर आप खिलाफ प्रोग्राम आस्ताने पर आ गए और अब वापस थाने जा रहे हैं। ये क्या माजरा है? मैंने तुमसे कुछ भी गलत नहीं कहा था याकूब, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। हम जरीना से मिले बगैर वापस नहीं जाएंगे। फिर मैंने कोचवान से मुखातिब होते हुए ताहकमाना लहजे में कहा, तांगे को वापस पिपलीवाला की सिमत मोड़ लो और नहर के पुल से गुजरने के बाद दाएं बाएं देखे बगैर तेज रफ्तारी से पिपलीवाला के अंदर दाखिल हो जाना है। कांस्टेबल हुनकों की तरह मुंह खोलकर मुझे देखने लगा। मैंने इसकी हैरत को दूर करना जरूरी न समझा और इर्द गिर्द के कुदरती नज़ारों में खो गया। मैंने ये एहतियाती तदबीर सिर्फ शाहजी की आंखों में धूल झोंकने के लिए इख्तियार की थी। मुझे इस बात का खदशा था कि वो अपने मुजावर को मेरे ताक़ुब में रवाना कर सकता है ताकि ये पता चलाया जा सके कि मैं आस्ताने से निकलकर वापस थाने की तरफ जाता हूँ या जरीना से मिलने पिपलीवाला की जानिब। मुझे यकीन था कि अगर मुजावर ने मुझे वाच करने की कोशिश की होगी तो मैं अपने मकसद में कामयाब रहा था। मैं जरीना के घर के अंदर इसके सामने बैठा हुआ था।
कांस्टेबल याकूब को मैंने बाहर तांगे ही में छोड़ दिया था। इस वक्त मेरे जहन में चंद सनसनीखेज पॉइंट्स आपस में दंगल कर रहे थे और मुझे किसी नतीजे तक रसाई हासिल किए बगैर यहाँ से वापस नहीं जाना था। पॉइंट नंबर 1, शाहजी के मुताबिक मुश्ताक की मखसूस कमजोरी के बारे में खुद जरीना ने इन्हें बताया था, मगर जरीना ने मुझसे ऐसा कोई जिक्र नहीं किया था। पॉइंट नंबर 2, शाहजी के मुताबिक मुश्ताक की गुमशुदगी के दूसरे दिन यानी 11 अक्टूबर को जरीना आस्थाने पर पहुंची थी और मुश्ताक की वापसी के लिए इनसे किसी रूहानी अमल की दरख्वास्त की थी। लेकिन हैरत अंगेज बात यह थी कि तवील गुफ्तगू के बावजूद भी जरीना ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। पॉइंट नंबर 3, हमीदा की मालूमात के मुताबिक शाहजी एक हवस परस्त इंसान था और हमीदा को गहरी तशवीश थी कि ये उल्लू की पट्टी जरीना कोई नया चांद ना चढ़ा ले। मैं अभी थोड़ी देर पहले शाहजी से मुलाकात करके आ रहा था। गुफ्तगू के दौरान में मैं खसूसी तौर पर इसकी आंखों और चेहरे के तासुरात का जायजा लेता रहा था। इसकी आंखों में वाकई एक मखसूस कशिश पाई जाती थी और इसे अपने तासरात पर भी कमांड थी। इस वक्त मेरे जहन में जो खिचड़ी पक रही थी, इसकी तैयारी जरीना के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं थी। रस्मी अलैक सलेक के बाद जरीना ने बड़ी तशवीश से पूछा, थानेदार जी, मुश्ताक का कुछ पता चला? मैंने अपनी तलाश के घोड़े चारों तरफ दौड़ा रखे हैं, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। वो जहां कहीं भी होगा मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, बस मुझे इस सिलसिले में तुम्हारे ताउन की जरूरत है। तो जी, मैं आपके साथ पूरा ताउन कर ही रही हूँ, वो बड़े एतमाद से बोली। आपने जो पूछा मैंने साफ साफ बता दिया, और भी जो पूछेंगे बताऊंगी। देखो जरीना, बात दरअसल ये है कि हम पुलिस वाले हर शय पर पहली नजर शक ही की डालते हैं। मैंने इसके ऊपर नफसियाती जाल फेंकते हुए कहा, और जब तक हमारी तसल्ली नहीं हो जाती हम आगे नहीं बढ़ते। इसलिए अगर तुम्हें मेरा कोई सवाल अजीब या उल्टा लगे तो तुम उसका बुरा नहीं मानना। मैं तुम्हारा सच्चा हमदर्द हूँ और हर हाल में तुम्हारा फायदा चाहता हूँ। मैंने तुम्हारी खातिर कल हमीदा को थाने बुलाकर इसकी वो बेइज्जती की है ना कि वो अब कभी पिपली वाला का रुख नहीं करेगी। मेरे आखिरी अल्फाज ने जरीना को गहरे सुकून और तमानियत से सरफराज किया। वो यकदम खुश हो गई और मुसर्रत से लबरेज आवाज में बोली, थानेदार जी, मैं आप पर अंधा एतमाद करती हूँ। आप जो भी पूछना चाहें पूछें, मैं जरूर बताऊंगी। मैंने उसे ये नहीं बताया कि मैं अभी अभी शाहजी से मुलाकात करके आ रहा हूँ। वो मुंतजर सवाल नजर से मुझे देख रही थी। मैंने ठहरे हुए लहजे में पूछा, मुश्ताक की मखसूस कमजोरी के बारे में तुमने शाहजी से कोई शिकायत की थी या उन्होंने हिसाब किताब लगाकर खुद ही पता चला लिया था? जी, मैंने इन्हें कुछ नहीं बताया था, वो बड़े एतमाद से बोली। शाहजी बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, उन्होंने हम दोनों की खराबियों का अंदाजा खुद ही लगा लिया था। जरीना के इस जवाब ने शाहजी का झूठ वाज़ेह कर दिया था। ये बात मैं अपने तजर्बे की रोशनी में बड़े वसूख से कह सकता था कि जरीना इस वक्त मुझसे दरोगोई नहीं कर रही थी। मैंने सनसनीखेज तहकीक का अमल जारी रखते हुए पूछा, तुम लोगों ने एक साथ शाहजी से मुलाकात की थी या अलग अलग? हम एक साथ ही इनके हुजरे में गए थे, उसने बताया, और उन्होंने वहीं हमारे सामने हिसाब लगाकर हमारे मसाइल के बारे में बताया था। शाहजी का एक और झूठ खुल गया था। इस मामले में मेरी दिलचस्पी फजूं तर हो गई। जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो इसके पीछे इसका कोई खास मकसद कार फरमा होता है। या तो वो अपने किसी जुर्म को छुपाने की कोशिश कर रहा होता है या फिर वो अपने किसी जुर्म की मंसूबा बंदी करते हुए दूसरों को गुमराह करने का ख्वाह होता है। इसका मतलब था शाहजी जरीना के हवाले से किसी संगीन चक्कर में पड़ा हुआ था। मेरे अगले सवाल ने शाहजी के शैतानी मंसूबे की बिल्ली को थैले में से बाहर आने पर मजबूर कर दिया। मुझे पता चला है, मैंने सरसरी अंदाज में जरीना से पूछा, मुश्ताक की गुमशुदगी के अगले रोज तुम शाहजी से मिलने इनके आस्थाने पर गई थी? जी हाँ, वो बड़ी मासूमियत से बोली। मैंने इनसे मुश्ताक की वापसी के लिए कोई अमल करने की दरख्वास्त की थी। उन्होंने मुझे तसल्ली दी कि वो बड़ा जबरदस्त अमल करेंगे जिससे चंद ही रोज में मुश्ताक वापस आ जाएगा। वो लम्हाती तवक्कुफ करके थोड़ी जज्बद हुई, फिर बताया, इसके साथ ही शाहजी ने मुझे एक मशवरा भी दिया था
कैसा मशवरा? मैंने अपने तासरात को काबू में रखते हुए पूछा। उन्होंने मुझसे कहा था कि मुश्ताक तो इत्तेफाक से कहीं गायब हो गया है। वो बड़ी सादगी से बताने लगी, ये अच्छा मौका है। अगर मैं शाजी से अपने 7 दिन का इलाज शुरू करा दूं तो वो मेरी बंदिश की काट कर देंगे। मुश्ताक जब वापस आएगा तो इसके बारे में भी सोच लिया जाएगा। उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि वो मुझे मुश्ताक के लिए चंद तावीज़ बना कर देंगे। मैं वो तावीज़ खाने में मिलाकर अगर मुश्ताक को खिला दूं तो इसकी मखसूस कमजोरी जाती रहेगी। मैंने जरीना के दिल में उतरते हुए गहरी संजीदगी से कहा, शाहजी ने तो मशवरा बिल्कुल ठीक दिया था। क्या तुमने इनकी बात मान ली? मैं इस शैतान सिफ्त और हवस परस्त शाहजी की जाल को बड़ी वजाहत के साथ समझ गया था, लेकिन जरीना इस खेल का एक अहम मोहरा थी, लिहाजा उसे बड़ी एहतियात के साथ हैंडल करने की ज़रूरत थी। इसे किसी भी कीमत पर मेरे अज़ाइम की खबर नहीं होना चाहिए थी। मुझे यकीन हो चला था कि मुश्ताक की गुमशुदगी में भी इसी शाहजी का हाथ होगा। शाहजी को छापने के लिए बड़े मोहतात और शफाफ मनसूबाबंदी की ज़रूरत थी, और ये इसी सूरत मुमकिन था जब तक जरीना मुझ पर एतमाद करती रहे। मेरे सवाल के जवाब में इसने बताया, थानेदार जी, आपकी तरह मुझे भी शाहजी की बात बहुत अच्छी लगी थी, इसीलिए मैंने अगले रोज ही से अपना इलाज शुरू करा दिया था। तेरा खाना खराब, तू वाकई उल्लू की पट्टी है, मैंने दिल में कहा। फिर अपने लहजे में संजीदगी को बरकरार रखते हुए जरीना से पूछा, तुम्हें शाहजी से इलाज कराते हुए कितने दिन हो गए हैं? 3 दिन हो गए हैं जी, उसने बताया। आज चौथी मर्तबा जाऊंगी। शाबाश, मैंने सताइशी अंदाज में इसकी तरफ देखा। ये तुमने किया है अक्लमंदी का काम। समझो आधा इलाज हो गया और आधा बाकी है। जी, ये पूरे 7 दिन का इलाज है। वो तुम्हारे ऊपर किस किस्म का अमल करते हैं? मैंने कुरैद का अमल जारी रखते हुए सवाल किया। जब मैं उनके हुजरे में जाती हूँ तो सबसे पहले वो मुझे एक शरबत पिलाते हैं, वो वजाहत करते हुए बोली। फिर वो मुझे चित लेटने का हुक्म देते हैं और वो मेरे पास ही बैठकर पढ़ाई शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में इसकी पढ़ाई के असर से मैं खुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बादलों के ऊपर उड़ रही हूँ। इसी कैफियत में मुझे नींद आ जाती है और मैं सो जाती हूँ। अहमक औरत नशा आवर शरबत के असरात को शाहजी की पढ़ाई का असर समझ रही थी। मैंने अपनी जहनी कैफियत को इस पर आया नहीं होने दिया और बदस्तूर गहरी संजीदगी से पूछा, इसके बाद क्या होता है? पता नहीं, मैं कितनी देर नींद की हालत में रहती हूँ। फिर शाहजी मुझे झंझोड़ कर जगाते हैं तो आंख खुलती है। वो बताने लगी, इसके बाद शाहजी मुझ पर दम करते हैं और कहते हैं मैं घर जाकर आराम से सो जाऊं, और जब तक ये अमल मुकम्मल नहीं हो जाता इसके बारे में किसी से जिक्र ना करूं, वरना अमल का असर ज़ायल हो जाएगा। फिर वो फिक्रमंदी से मुझे देखने लगी और बोली, थानेदार जी, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, इससे कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? हरगिज नहीं, मैंने इसकी तशवीश को दूर करने के लिए कतई अंदाज में कहा। शाहजी ने इन लोगों को बताने से मना किया है जो तुम्हारे दुश्मन हैं, जैसे कि हमीदा। मैं तो तुम्हारा सच्चा खैर खा हूँ, और इस बात का शाहजी से भी जिक्र नहीं करना कि मैं तुमसे मिला था और तुमने मुझे इनके अमल के बारे में बताया है। जो बात पर्दे में रहे इसमें सभी का भला होता है। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? वैसे तो हमीदा के नाम पर ही इसकी आंखों और चेहरे पर इत्मीनान झलकने लगा था। मेरे मशवरे ने उसे और भी मुतमईन कर दिया। बड़ी फरमाबरदारी से गर्दन हिलाते हुए बोली, जी अच्छी तरह समझ रही हूँ। तुम इस मखसूस अमल के लिए कितने बजे शाहजी के आस्थाने पर जाती हो? मैंने सवालात के सिलसिले को समेटते हुए पूछा। मेरा मकसद तकरीबन पूरा हो चुका था, बस मुझे चंद अहम पॉइंट्स दरकार थे। मैंने आने वाली रात शाहजी के आस्थाने पर धावा बोलने का मंसूबा बना लिया था। मैं इसे रंगे हाथों गिरफ्त में लाना चाहता था। जरीना ने मेरे इस्तफसार के जवाब में बताया, मगरिब और इशा का दरमियानी वक्त मुझे इनके हुजरे में गुजारना होता है, और हो सकता है आज से ज़्यादा वक्त लग जाए। क्यों, आज ऐसी क्या ख़ास बात है? मैंने पूछा। शाहजी ने कहा है कि आखिरी 4 दिन का अमल कुछ तवील होगा।
वो वजाहत करते हुए बोली, इनके मुताबिक उन्होंने मेरी बंदिश की काट तो कर दी है, अब वो मुझ पर एक ऐसा अमल करेंगे जिसकी वजह से जिंदगी में कोई मुझ पर कोई बंदिश या किसी भी किस्म का काला अमल नहीं कर सकेगा। मैं समझ गया कि जरीना अब तक शाजी के शर से महफूज थी, लेकिन आज के बाद वो खबीस शख्स किसी खास अमल की आड़ में चारों रातें जरीना को अपनी हवस का निशाना बनाएगा। मैं जरीना की बेवकूफ़ी और अहमकाना सादगी से इस नतीजे पर पहुंचा था कि ये इस कलाकार के सामने ज़रा सी भी मज़ाहमत नहीं कर सकेगी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि बरवक्त हालात की बाग मेरे हाथ में आ गई थी। मैं किसी भी कीमत पर शाजी को इसके शैतानी अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देता। आज की रात इसकी जिंदगी की स्याह तरीन रात साबित होने वाली थी। अब इस अमर में किसी भी शक व शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं रही थी कि मुश्ताक को रास्ते का कांटा समझते हुए इसी ने हटाया होगा। इससे कुछ भी बईद नहीं था। जब तुम आस्ताने पर जाती हो तो वहां और कितने अफराद मौजूद होते हैं? मैंने एक अहम सवाल किया। सिर्फ शाहजी का खिदमतगार, उसने जवाब दिया। जरीना का इशारा मुजावर की तरफ था। मैंने सवालात के सिलसिले को मौकूफ करते हुए जरीना से पूछा, क्या आज भी तुम मगरिब के वक्त ही आस्ताने पर जाओगी? जी हाँ, उसने असाबत में गर्दन हिलाई। जाने का टाइम तो वही है, मगर वापसी में थोड़ी देर हो जाएगी। ठीक है, तुम इत्मीनान से अपना इलाज मुकम्मल करो। मैं उठकर खड़ा हो गया। मैं मुश्ताक को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। वो फिक्रमंदी से मुझे देखते हुए बोली, थानेदार जी, आप मेरी एक बात मानेंगे? सोगवार और फिक्रमंद हुस्न दो आतशा होता है। मैंने जरीना से निगाह चुराते हुए कहा, हाँ हाँ जरूर मानूंगा। अगर मेरा इलाज खत्म होने से पहले मुश्ताक वापस आ जाए तो आप उसे इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे? वो बड़ी उम्मीद से बोली, और इलाज के बाद भी नहीं? मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैंने तसल्ली भरे लहजे में कहा। मैं इस इलाके का थानेदार हूँ। मैं मुश्ताक को ऐसा सीधा कर दूंगा कि बाद में वो खुशी खुशी अपना इलाज कराने पर भी तैयार हो जाएगा। इसके चेहरे पर इत्मीनान झलकने लगा। लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। मैंने कहा, मैं 100 वादे करूंगी। वो जल्दी से बोली, आप हुक्म तो करें। किसी को हमारी इस मुलाकात और इन बातों का पता नहीं चलना चाहिए, मैंने संजीदा लहजे में कहा। वो बड़े एतमाद से बोली, नहीं चलेगा पता, शाजी को भी नहीं, मैं इनको भी कुछ नहीं बताऊंगी। शाबाश। जरीना से हासिल शुदा मालूमात इतनी जामिया और सनसनीखेज थी कि मैंने थाने पहुंचकर हंगामी बुनियादों पर एक मिशन की तैयारी की, जिसमें खुशी मोहम्मद और याकूब के अलावा 2 और मुस्तैद कांस्टेबल भी शामिल थे। मेरा सरे शाम शाजी के आस्ताने पर शब खून मारने का इरादा था। इधर अंधेरा होता, उधर हम कार्रवाई शुरू कर देते। मैंने अपनी टीम को इस मामले की ऊंच नीच से अच्छी तरह आगाह कर दिया था। शाम से थोड़ी देर पहले हम पांचों एक तांगे पर सवार होकर पिपली वाला पहुंच गए। तांगे को हमने आस्ताने से थोड़ा फासले पर दरख्तों के नीचे इस जाविये पर खड़ा कर दिया, जिससे मैं आस्ताने के गेट को बआसानी देख सकता था, मगर इतने फासले से कोई हमें नहीं देख सकता था। चारों चाको चौबंद नौजवान मेरे इशारे के मुंतजर थे। मैं इस मकाम पर एक खास मकसद के तहत रुका था। जल्द ही मेरा वो मकसद पूरा हो गया। मैंने एक औरत को आस्ताने के गेट की तरफ बढ़ते हुए देखा। इस वक्त मगरिब की अजान हो रही थी। भारी चादर में लिपटी हुई इस औरत को इतने फासले से पहचानना तो मुमकिन नहीं था, ताहम मुझे यकीन था कि वो जरीना के सिवा और कोई नहीं होगी। याकूब, खुशी मोहम्मद, मैंने कांस्टेबल्स की तरफ देखते हुए तहकमाना अंदाज में कहा, तुम दोनों निहायत ही एहतियात के साथ आस्ताने की पहलुओं वाली दीवार की तरफ चले जाओ। मैं गेट पर मुजावर को बातों में लगाऊंगा। इस दौरान में तुम दीवार फांद कर अंदर पहुंच जाओगे। और तुम दोनों, मैंने दीगर 2 कांस्टेबल्स की सिमत मुड़ते हुए कहा, तुम इधर ही रुककर आस्ताने के गेट पर नजर रखोगे, और जैसे ही कोई गैर मामूली सूरत हाल नजर आए तो तुम फौरन हरकत में आ जाओगे। सबने मेरी हिदायत पर अमल करने का यकीन दिलाया। इस गुफ्तगू के दौरान में मेरी नजर मुसलसल आस्ताने के गेट पर लगी हुई थी। जैसे ही जरीना गेट से अंदर दाखिल हुई, मुजावर ने निगाह घुमाकर गिरदो पेश का जायजा लिया और गेट बंद कर दिया। मूव, मैंने याकूब और खुशी मोहम्मद की जानिब देखते हुए कहा। मैं तुम्हें तफसील से समझा चुका हूँ कि अंदर पहुंचने के बाद तुमने कहाँ कहाँ पोजीशन लेना है। उन्होंने असाबत में गर्दन हिलाई और तारीकी का हिस्सा बन गए। मैं नपे तुले कदमों के साथ गेट की जानिब बढ़ गया। मैं दानिस्ता थोड़ा टाइम देना चाहता था
ताकि शाहजी अपने शैतानी अमल का आगाज कर सके और मैं उसे रंगे हाथों अपने दाम में ला सकूं। इस वक्त मैं और मेरे चारों साथी सादा लिबास में थे। मैं सुस्त रूमी से चलते हुए गेट तक पहुंचा और दस्तक देने के बाद एक तरफ खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर के बाद गेट नीम वाह हुआ और वहां मुजावर का चेहरा दिखाई दिया। कौन है? इसने तारीकी में मेरी सिमत देखते हुए अक्खड़पन से इस्तफसार किया। मैं हूं सफदर हयात। मैंने अपनी जगह खड़े खड़े बाआवाज़ बुलंद जवाब दिया ताकि याकूब और खुशी मोहम्मद तक मेरी आवाज पहुंच जाए। कौन सफदर हयात? मुजावर मेरी तरफ बढ़ते हुए बोला। इस वक्त क्यों आए हो? क्या काम है? काम बहुत जरूरी है, मैंने बदस्तूर ऊंची आवाज में कहा, वरना रात में कभी ना आता। इस बातचीत के दौरान में मुजावर मेरे करीब पहुंच गया था। अगरचे मैं सिविल ड्रेस में था, ताहम उसने मुझे पहचानने में जरा गलती नहीं की। सरसराती हुई आवाज में बोला, थानेदार साहब आप? हाँ, मुझे शाहजी से एक बहुत ही जरूरी काम है, मैंने गेट की सिमत कदम बढ़ाते हुए बताया। अभी और इसी वक्त इनसे मिलना है। अभी तो शाहजी से मुलाकात नहीं हो सकती। वो मेरी राह में हायल होते हुए बोला, क्यों, अभी क्या है? शाहजी कहीं बाहर गए हैं। इसने फौरी तौर पर एक बहाना घड़ा। वो रात को देर या फिर सुबह वापस आएंगे। कोई बात नहीं, मैं इनके हुजरे में बैठकर इंतजार कर लूंगा। मैं अपनी ही धुन में आस्ताने के अंदर पहुंचकर आगे बढ़ने लगा। मुजावर मेरे सामने तनकर खड़ा हो गया, फिर बड़े मजबूत लहजे में बोला, आप शाहजी के कमरे में नहीं जा सकते। मैं मुजावर के तेवर को भांप चुका था, लिहाजा मैंने इसकी आंखों में देखते हुए तंदिया लहजे में कहा, कमरे में क्यों नहीं जा सकता? क्या वहां तुम्हारी बहन आराम कर रही है? बात खत्म करते ही मैंने अपना सर्विस रिवॉल्वर निकाल लिया। इसी लम्हे तारीकी में से चाको चौबंद याकूब बरामद हुआ और इसने मुजावर को जिन जफ्फे डालकर पहले हवा में बुलंद किया और फिर किसी धोबी की माने जमीन पर पटक दिया। मैं मुजावर की तरफ से मुतमईन होने के बाद शाहजी के हुजरे की सिमत बढ़ गया। जरीना को वहां पहुंचे 15 से 20 मिनट गुजर चुके थे। शाहजी को छापने का इंतहाई मुनासिब मौका था। अगर मैं देर कर देता तो वो शैतान सिफ्त नंगे इंसानियत जरीना को छाप डालता। खुशी मोहम्मद मेरी हिदायत के मुताबिक हुजरे के दरवाजे के सामने मौजूद था। खुशी मोहम्मद और याकूब दोनों तनोमंद, दराज कामत और लड़ाई भिड़ाई के माहिर थे। याकूब ने बड़ी कामयाबी से मुजावर को संभाल लिया था। अब खुशी मोहम्मद के कारकर्दगी दिखाने की बारी थी। मलिक साहब, दरवाजा तोड़ना है या? वो धीमे मगर खतरनाक लहजे में बोला, दरवाजा मैं खुलवा लूंगा। मैंने सरगोशियाना अंदाज में कहा, तोड़ फोड़ का शौक तुम शाहजी के साथ पूरा कर लेना। बात खत्म करते ही मैंने हुजरे के दरवाजे पर दस्तक दी और मुजावर की आवाज निकालते हुए पुकारा, शाहजी, शाहजी। जैसे ही मेरी आवाज अंदर पहुंची, हुजरे के दरवाजे की सीमत चलते हुए कदमों की आवाज उभरी। फिर अगले ही लम्हे दरवाजे की कुंडी गिरने की मखसूस आवाज सुनाई दी। मैं रेड अलर्ट हो गया। दरवाजा जरा सा खुला और वहां शाहजी का मनहूस चेहरा नमूदार हुआ। ककक, क्या हुआ? शाहजी के इस्तफसार को ब्रेक लग गए। इधर उसने ककक कहा, उधर मैंने एक धुआंधार लात दरवाजे के उस मकाम पर मारी जहां शाह की खबीस सूरत दिखाई दी थी। मेरी टाइमिंग इतनी परफेक्ट थी कि वो ककक क्या हुआ कि आगे एक लफ्ज भी नहीं बोल सका था। मेरे एक्शन के जवाब में एक जोरदार धमाका हुआ जिसकी आवाज पूरे आस्ताने में सुनाई दी थी। मेरी लात खाकर शाहजी किसी स्प्रिंग की तरह पीछे की जानिब उछला, फिर किसी टूटे हुए सितारे की मानिद वो हुजरे के आरामदेह फर्श पर पुश्त के बल गिरा। फर्शी निशस्त चाहे कितनी भी आरामदेह सही, लेकिन लात में जो गुस्सा था उसने शाहजी को ज़िबाह किए हुए जानवर की मानिद डकराने पर मजबूर कर दिया। कबल इसके कि शाहजी की अजियत में डूबी हुई आवाज मेरी समात तक रसाई हासिल करती, मैं और खुशी मोहम्मद भर्रा मारकर हुजरे के अंदर दाखिल हो चुके थे। अंदर का मंजर बड़ा इबरतनाक बल्कि शर्मनाक था। चराग की मध्यम रोशनी में मैंने शाहजी को बरहना देखा। हुजरे के एक कोने में जरीना भी लिबास बशरी में नीम बेहोश पड़ी थी। मैंने शाहजी को इसके शैतानी मकसद में कामयाब होने से पहले ही छाप लिया था। खुशी मोहम्मद, मैंने कांस्टेबल की तरफ देखते हुए गंभीर अंदाज में कहा, इस बीबी पर कोई कपड़ा वगैरह डाल दो। खुशी मोहम्मद तेजी से जरीना की सीमत बढ़ गया। इस दौरान में शाहजी उठकर खड़ा हो गया था। मैंने उसके गाल पर एक जनाटेदार तमाचा रसीद करते हुए कहा, चलो।
जल्दी से कपड़े पहनो, तुमसे बाकी बातें उधर थाने में होंगी। जब शाजी ने देखा कि बाजी पलट चुकी है और मैंने उसे उसके काले करतूतों के सबूत के साथ छाप लिया है, तो इसकी रगे पीरियत फड़क उठी। सफदर हयात वो फंकार से मुशाबा आवाज में मुझे मुखातिब करते हुए बोला, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो। अच्छे बुरे का फैसला उधर थाने के ट्रायल रूम में होगा। मैंने भी धमकी आमेज अंदाज में कहा, अगर तुमने 5 मिनट के अंदर लिबास नहीं पहना तो मैं तुम्हें इसी हालत में गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाऊंगा। मैं अगर चाहूं तो अभी एक फूंक मारकर तुम्हें जलाकर भस्म कर दूं। ओए किसी नापाक जानवर की औलाद। मैंने इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही इसकी कमर पर एक जोरदार लात रसीद करते हुए कहा, तेरी और तेरी फूंक की तो ऐसी कमतेसी। फिर मैंने कांस्टेबल की तरफ देखते हुए कहा, इसको ऐसे ही ले चलो। जब ये खुद ही अपना मजाक बनाना चाहता है तो कोई क्या कर सकता है। मेरे अटल अंदाज ने शाजी को जल्दी जल्दी कपड़े पहनने पर मजबूर कर दिया। इस अठक पटक में जरीना बेदार हो गई थी। जब सूरत हाल इसकी समझ में आई तो मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, जरीना मैं इस शैतान शाजी को लेकर बाहर जा रहा हूँ, तुम जल्दी से लिबास पहनकर बाहर आ जाओ। मैं आस्ताने के गेट पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। शाजी ने उधर लिबास पहना, उधर उसे उल्टी हथकड़ी पहना दी गई। फिर हम उसे खींचते हुए आस्ताने के वसी और अरीज सहन में ले आए। वहां मौजूद कांस्टेबल ने शाजी के मुजावर को जुदोकोब करने के बाद हथकड़ी लगा दी थी। मैंने गेट की समत निगाह उठाई तो वहां मुझे वो दोनों कांस्टेबल नजर आए जिन्हें हम तांगे में छोड़ आए थे। वो हमारी खैर खबर लेने इधर आ गए थे। जब जरीना लिबास पहनकर बाहर आई तो मैं उसे एक तरफ ले गया और निहायत ही ठहरे हुए लहजे में कहा, जरीना तुम मेरी बेटी की तरह हो। मेरी बात तवज्जो से सुनो। ये शाजी एक डब्बा पीर और ढोंगी शख्स है। मैं काफी दिनों से इसके पीछे लगा हुआ था। तुमने मेरा काम आसान कर दिया। आखिरी जुमले में मैंने मौका महल की जरूरत के तहत शामिल कर दिए थे। वो सवालिया नजर से मुझे तकने लगी। मैंने कहा, ये हवसपरस्त गलीज शाजी तुम्हारी इज्जत से खेलने का मंसूबा बनाए बैठा था। मखसूस अमल के नाम पर यह नशे वाले शरबत पिला पिलाकर तुम्हारे दिमाग को कमजोर बना रहा था। आज ये तुम्हारी इज्जत खराब करने वाला था। ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि मेरी बरवक्त मुदाखलत ने शाजी के शैतानी मंसूबे का सवा सत्यानाश कर दिया। अगर तुम एक बार इसकी हवस का निशाना बन जाती तो फिर ये सारी जिंदगी तुम्हारी जान न छोड़ता। थानेदार साहब, आपकी बातें मेरी समझ में आ रही हैं। वो बेहद लर्जीदा खौफजदा आवाज में बोली, बताएं अब मैं क्या करूं। तुम यहाँ से सीधी अपने घर जाओ और हर बात को भुलाकर सुकून से सोने की कोशिश करो। मैंने तसल्ली भरे लहजे में कहा, मैं कल किसी वक्त आकर तुमसे भरपूर मुलाकात करूंगा। मुझे शक है कि मुश्ताक की गुमशुदगी में भी इसी मरदूद शाजी का हाथ है। उसने असाबत में गर्दन हिलाई और खामोशी से अपने घर की जानिब रवाना हो गई। हमने आस्ताने के गेट पर ताला डाला और शाजी माँ मजावर को लेकर थाने आ गए। जब हम थाने पहुंचे रात के 10 बज रहे थे। किसी भी थाने का ट्रायल रूम बड़ी अजीब व गरीब जगह होती है जहां पत्थर भी बोलने पर मजबूर हो जाते हैं। जब मैंने शाजी और इसके मुजावर को उल्टा लटकाकर तफ्तीश का आगाज किया तो आधे घंटे से पहले ही इनकी जबान खुल गई। शाजी को तो मैंने रंगे हाथों पकड़ा था। वो अपने किसी जुर्म से इनकार कर ही नहीं सकता था। ये सारी तफ्तीश में गुमशुदा मुश्ताक की बाजियाबी के लिए कर रहा था। मेरा शक दुरुस्त निकला। शाजी ने मुश्ताक के कत्ल का इकबाल कर लिया। ये काम इसने अपने खिदमात गार मुजावर से कराया था। मुश्ताक की लाश को नहर के किनारे नरम जमीन में दबा दिया गया था। शाजी जरीना को अपनी हवस का निशाना बनाना चाहता था और मुश्ताक इस सिलसिले में इसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट था। शाजी ने अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाब होने के लिए रास्ते की रुकावट को हटा डाला था। इंसान बाज़ औक़ात बहुत गलत फहम हो जाता है। इसके वहम व गुमान में भी नहीं होता कि वो जो कुछ कर रहा है ये सब कहीं रिकॉर्ड भी हो रहा है। फिर एक रोज यही गलतफहमी इसे ले डूबती है। शाजी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कहानी के इख्तिताम पर आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एज ए न्यू यूट्यूबर हमारी सपोर्ट करें। इंशाअल्लाह फिर किसी सनसनीखेज कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।